एपिसोड 531। दक्ष अपने घर के सामने खड़ा होकर बस उसे देख रहा था। बहुत समय हो गया है। वह इस घर में प्रवेश करना तो चाहता था, लेकिन वह इस घर को अपनी यादों में सहेज कर रखना भी चाहता था, क्योंकि बाद में उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। कुछ मिनटों के बाद जब उसे लगा कि अब बहुत हो गया, तो उसने गहरी सांस ली और फिर अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। यह उस परिवार की ओर उसका पहला कदम था जिसे उसने बहुत पह खो दिया था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से चाबियां निकाली। उसने चाबी लेकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। माँ, मैं घर आ गया हूँ। ओह, तुम यहाँ हो? फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मेज पर रख देती हूँ। जैसे ही उसने आवाज लगाई, उसे रसोई से अपनी माँ की आवाज आती हुई सुनाई दी। माँ, दक्ष ने उस आवाज को पहचानते हुए धीरे से कहा। यह वह आवाज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वह कई साल पहले मर चुका था। यह उसकी माँ की आवाज थी। एक क्षण के लिए तो उसे विश्वास करना कठिन लगा। यद्यपि वह जानता था कि भाग्य के नियम के कारण वह किसी प्रकार के स्वप्न में था, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रसोई घर की ओर चलने लगा, जहाँ उसकी माँ कुछ बना रही थी। पीछे से अपनी माँ की जानी पहचानी छवि देखकर आखिरकार उसकी आंखें नम हो गई। उसे पता था कि वह उसे देखने जा रहा है और उसने खुद को रोने से रोकने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन फिर भी वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। जब वह अपनी माँ को देख रहा था तो उसके गालों पर एक आंसू टपक पड़ा। उसकी माँ की उम्र 50 के करीब थी, लेकिन वह अभी भी 30 की लग रही थी। उसने एक प्लेट उठाई और पीछे मुड़ी तो देखा कि दक्ष उसके पीछे खड़ा था। हम, तुम रो रहे हो? दक्ष को रोता देख उसने जल्दी से प्लेट वापस रख दी और दक्ष की ओर दौड़ी। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? क्या स्कूल में किसी टीचर ने तुम्हें डांटा? बस मुझे बताओ कि तुम्हें किसने रुलाया, और देखो मैं उनसे कैसे निपटूं। महिला ने चिंतित भाव से कहा और अपनी उंगली से उसके चेहरे से आंसू पछे। कुछ नहीं, दक्ष ने जवाब दिया और अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। ये वह आलिंगन था जिसके लिए वह वर्षों से तरस रहा था, अपने परिवार का परिचित स्नेह। हालांकि उसके नए जीवन में उसकी माँ और पिता भी है, लेकिन ये थोड़ा अलग था। यह उसके असली खून और मांस थे। वह अपने दूसरे परिवार से भी प्यार करता था, लेकिन वे उसके पहले परिवार जितने उसके करीब नहीं थे, जिन्हें वह अपने जन्म से जानता था। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे संभाल लूंगी, कोई भी तुम्हें दोबारा नहीं रुलाएगा। महिला ने दक्ष के सिर को धीरे से सहला हुए कहा। वह जानना चाहती थी कि उसे किसने दुखी किया है, लेकिन दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, मैं किसी कारण से थोड़ा भावुक हो गया था। दक्ष ने शांति से जवाब दिया। मुझे आपकी याद आती थी माँ, कुछ घंटे हो गए हैं छोटे बच्चे, तुमने मुझे आज सुबह ही देखा था, लेकिन हाँ, मुझे भी तुम्हारी याद आई। महिला ने उसके बालों को बिखेरते हुए जवाब दिया। काफी समय बाद अंततः उसने उसे मुक्त कर दिया। अब बात मत करो, जाओ और हाथ धो लो, मैं खाना परोसूं। दक्ष ने हाथ हिलाकर सहमति जताई और हाथ धोने तथा फ्रेश होने के लिए चला गया। वह उस परिचित कमरे में दाखिल हुआ जो उसका अपना था। दीवार पर कई मशहूर हस्तियों के पोस्टर लगे हुए थे। एक शेल्फ भी थी जिसमें कुछ किताबें रखी हुई थी। किताबों में उनकी कॉलेज की किताबें और उनके पसंदीदा उपन्यास की कुछ भौतिक प्रतियां भी शामिल थी। वह शेल्फ की ओर चला गया और अपनी कुछ पसंदीदा किताबें उठा ली। हे भगवान, मुझे तुम्हारी याद आ गई। मैं तुम्हें आखिरी बार पढ़ रहा था, मैं तुम्हें पूरा भी नहीं पढ़ पाया था कि मेरी मौत हो गई, उसने बुदबुदाते हुए कहा। जब उसने किताब को देखा जिसके कवर पर एक ड्रैगन बना हुआ था, पुस्तक पर नाम लिखा था ड्रैगन ऑफ ब्रोकन अर्थ। मैं अभी भी तुम्हें पढ़ना समाप्त करना चाहता हूँ। शायद यह मेरी आखिरी इच्छा हो, लेकिन मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। काश मैं तुम्हें वापस जाते समय अपने साथ ले जा पाता। उसने किताब को वापस शेल्फ पर रखते हुए कहा। किताब वापस रखने के बाद वह नहाने के लिए शौचालय में चला गया। आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए उसे एक बार फिर याद आया कि वह अपने नए जीवन में क्या खो रहा था। यहाँ बहुत आरामदायक था। ये स्नान केवल 10 सेकंड तक चला और फिर वह चला गया। वह बाहर चला गया और अपने कपड़े बदलते हुए अपने छोटे हो चुके बालों को सुखाने लगा। कुछ देर बाद वह अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग रूम में चला गया, जहां खाना पहले से ही परोसा हुआ था। वह अपनी माँ के बगल में टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा। और हाँ, आपके पिता को आज कुछ ओवर टाइम करना है, इसलिए हो सकता है कि वह घर ना आए, वो शायद ऑफिस में ही सोएंगे। महिला ने दक्ष से कहा। ये कुछ ऐसा था जो दक्ष को अपने आखिरी समय में नहीं पता था। उसे अभी पता चला था। ठीक है, वह सिर्फ सिर हिला सकता था। हालांकि वह भी अपने दोस्त से मिलना चाहता था, लेकिन अब थोड़ी देर हो चुकी थी। वह कल के लौटने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काश वह कल तक यहाँ होता। उसे नहीं पता था कि उसके पास यहाँ कितना समय है। उससे ये भी नहीं पता था कि वह यहाँ लंबे समय तक रहेगा या नहीं, और वह क्या कर सकता है। रात का खाना खत्म करने के बाद दक्ष अपने बिस्तर पर लेटा हुआ गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे नियति और कानून को समझने की जरूरत थी, तभी वह वास्तविक दुनिया में वापस जा सकता था। आखिर वह क्या थी? ब्रह्म के नियम में उसे अपने जानने वाले सबसे शक्तिशाली लोगों के भ्रम से लड़ना था। अंतरिक्ष के नियम में उसने अंतरिक्ष का निर्माण देखा। अंधकार के नियम में उसने अंधकार के सभी रूप देखे। लगभग सभी समझ अलग अलग तरीकों से आई थी, जिनमें बहुत ज्यादा समानता नहीं थी।
कि यह जगह भी अलग लग रही थी। वह भाग्य को कैसे समझ सकता था। आधी रात हो चुकी थी। वह पिछले कुछ घंटों से सोच रहा था लेकिन वह अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। अरे मैं तो बस इसके साथ ही चलूंगा, अभी भी बहुत जल्दी है, शायद मुझे कल पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, उसने सोचना बंद करते हुए कहा। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से उसका सिर पहले से ही दर्द कर रहा था। वह अब और नहीं सोच सकता था और उसने सोने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर को आराम देना शुरू कर दिया। यहाँ उसके पास न तो साधना थी और न ही शक्ति, इसलिए वह अपने शरीर को प्रभावित किए बिना सोने का विरोध नहीं कर सकता था। टक जैसे ही उसने सोने की कोशिश की उसे एक आवाज सुनाई दी। दक्ष ने अभी अभी सोने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद की थी। दुर्भाग्य से अचानक आए आवाज ने उसके थोड़े समय के शांतिपूर्ण पल को भंग कर दिया। यह एक छोटी सी आवाज थी लेकिन रात के सन्नाटे में ये सुनाई दे रही थी। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए दक्ष उठकर बैठ गया और फिर बिस्तर के दूसरे छोर की ओर खिसकने लगा। अपने कमरे से निकलकर वह नीचे की ओर चलने लगा जहां से उसे लगा कि आवाज आ रही है। उसकी मां का कमरा उसके कमरे के पास ही ऊपरी मंजिल पर था, इसलिए नीचे से आती हुई आवाज सुनना अजीब था। क्या उसके पिता वापस आ गए थे या उसकी मां? चाहे वह कोई भी हो, उसने सुरक्षित होने के लिए जांच करने का फैसला किया। अपने पैरों को धीरे धीरे जमीन पर रखते हुए वह सीढ़ियों से नीचे चला गया ताकि जितना संभव हो सके उतनी कम आवाज हो। अजीब बात यह है कि उसने जो आवाज सुनी थी वह फिर कभी नहीं आई, इसलिए उसे यह जानने के लिए पूरे घर की तलाश लेनी पड़ी कि वह कौन था। सबसे पहले उसने रसोई की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी मां आधी रात का नाश्ता या कुछ और लेने की कोशिश तो नहीं कर रही है। सौभाग्य से रसोई खाली थी। रसोई से निकलकर वह भोजन कक्ष की ओर चला गया। दुर्भाग्य से जैसे ही वह रसोई से बाहर निकला एक चाकू बगल से उसकी ओर वार करता हुआ आया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता हमलावर ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। दक्ष ने बगल की ओर देखने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन इससे पहले कि वह देख पाता एक लात उसकी कमर पर लगी जिससे वह नीचे गिर गया। उसका शरीर कमजोर हो गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। वह अब कुछ भी नहीं देख सकता था, वह कोई आवाज नहीं सुन सकता था। ये सब बहुत जाना पहचाना लगता है। ये वैसा ही था जैसा उसे तब महसूस हुआ था जब उसे पहली बार चोर ने मारा था। क्या ऐसा था कि चाकू से मारे गए सभी लोगों को एक जैसा महसूस होता है? पिछली बार जब वह गर्दन के नीचे चाकू मारे जाने से मरा था और अब गर्दन में, तो यह इतना समान कैसे था? दोनों को अलग अलग महसूस होना चाहिए था। मौत के बाद भी उसके दिमाग में एक ही ख्याल था। वह सोच रहा था कि आखिर उसे किसने मारा है। दुर्भाग्य से उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके लिए सब कुछ अंधकार में हो गया। वह मर चुका था। क्या ये सब खत्म हो गया? क्या मैं वह सब करने में असफल हो गया जो वह गोला मुझसे करवाने की कोशिश कर रहा था? दक्ष ने सोचा क्योंकि वह अंतहीन अंधेरे में तैर रहा था। काफी समय बाद ही उसे फिर से होश आया। दुनिया में उजाला होने लगा। आसपास इंसानों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए दक्ष को एहसास हुआ कि वह एक बार फिर दालान में खड़ा था। छात्रों को परिसर से बाहर जाते देखा जा सकता था। चिन, तुम नहीं आ रहे हो? तुम वहां क्यों खड़े हो? जैसे ही दक्ष खड़ा हुआ उसने एक बार फिर एक परिचित आवाज सुनी। सीधे सामने देखने पर उसने देखा कि एक युवक उसकी ओर हाथ हिलाकर उसे जल्दी आने को कह रहा था। ये बिल्कुल वैसी ही बात थी जो उसने दिन में पहले देखी थी। क्या मैं समय पर वापस आ गया हूँ? उसने भोर सीढ़ी और घटनाएं भी खुद को दोहरा रही थी। अरे रुको, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं इस जगह पर समझ पाने से पहले ही मर गया था, इसलिए ये सब फिर से हो रहा है। उसने जो कुछ हो रहा था उसके पीछे का कारण अनुमान लगाया। ये सही है, लौ और रक्तवंश मंदिर नहीं है जो मुझे परीक्षण देगा और अगर मैं असफल हो जाऊं तो मुझे दंडित करेगा। ये समझ के लिए है, अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो मैं फिर से कोशिश करूंगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नियति के नियम को समझे बिना इस जगह से कभी नहीं जा सकता? उसने भो सिरोस्पोरियम अलग नहीं हो गए। दक्ष एक बार फिर उस जगह पर पहुंचा जहां उसने चोर को रोका था। फिर वही हुआ, उसने फिर से चोर को लात मारी, लेकिन इस बार उसने महिला द्वारा उसे सिक्का देने और उसका अपमान करने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय वह चोर को बांधे बिना ही सीधे चला गया। उसे बांधने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि जाने से पहले ही वह उसे बेहोश कर चुका था। अरे रुको, महिला ने एक बार फिर दक्ष को आवाज दी, लेकिन इस बार उसने उसे अनदेखा कर दिया और चलता रहा। वह पुनः घर पहुंचा। दक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक बार फिर शोर के लिए तैयार, जैसी कि उसने उम्मीद की थी। उसने फिर से आवाज सुनी, लेकिन इस बार उसे यकीन था कि वह उस व्यक्ति को कहां ढूंढने जा रहा है। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई। अगर इस समय सीमा में कोई बदलाव न होता तो ये बहुत आसान होता। नीचे पहुंचकर वह एक बार फिर रसोई में घुसा, लेकिन बाहर निकलते समय वह अधिक सतर्क था। जैसे ही वह रसोई से बाहर निकला चाकू फिर से उसकी छाती की ओर आया, लेकिन इस बार दक्ष हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह स्वयं को गर्दन पर हो रहे हमले से बचाने के लिए नीचे झुका, साथ ही उसने अपने हाथ से उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उसकी कोहनी पर प्रहार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। हमलावर खुद पर अचानक हुए हमले से हैरान रह गया। चाकू उसके हाथ से गिर गया, लेकिन दक्ष ने उसे नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने उस आदमी का हाथ छुड़ाया और उसकी
उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे नीचे गिराने के लिए उसके पैरों पर लात मारी। जब वह आदमी नीचे गिरा तो उसने उसकी टांगों के बीच देखा, क्योंकि किसी को कमजोर करने का ये सबसे आसान तरीका था। उस आदमी के अंडकोश पर चोट लगी जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गई। आर्ग वह चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दक्ष ने उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह चुप हो जाए। वह अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहता था। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाने के लिए काले कपड़े का मास्क पहना हुआ था। उस आदमी का मुंह बंद करने के बाद दक्ष ने उन तरकीब का इस्तेमाल किया जो उसने किसी को तुरंत बेहोश करने के लिए सीखी थी। उसने अपनी उंगली उस आदमी की गर्दन के पीछे रखी और झटके से बोला। उस आदमी की आंखें बंद हो गई, उसका ध्यान भटक गया, वह चुप हो गया और होश खो बैठा। यह मेरी उम्मीद से बेहतर हुआ, दक्ष ने बेहोश आदमी को देखते हुए कहा। अब देखते हैं कि तुम असल में कौन हो। उसने अपना हाथ उस आदमी के चेहरे के पास ले जाकर उसका मुखौटा हटा दिया। वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसे मारने की कोशिश करे। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी कि कोई उससे मारने की कोशिश करे। उन्होंने जो अनुमान लगाया था उसके अनुसार यह आदमी संभवतः चोर था, लेकिन जिसने उसे देखा और चिंतित हो गया उसने हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही दक्ष ने नकाब हटाया उसे अंततः चोर का चेहरा दिखाई दिया। क्या बात है, ये तुम हो? कैसे? क्या ये संभव भी है? क्या बात है, ये तुम हो? कैसे? क्या ये संभव भी है? दक्ष उस आदमी का चेहरा देखकर आश्चर्य से बोल पड़ा। क्या तुम वही चोर नहीं हो जिसे पकड़ने में मैंने मदद की थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने असमंजस में बड़बड़ा हुए कहा। क्या इस आदमी को पुलिस के आने से पहले किसी तरह होश आ गया और उसने उसका पीछा किया? अगर उसने ऐसा किया तो शायद वह दिन भर अपने घर के बाहर रात का इंतजार कर रहा था। क्या ये बदला लेने की योजना थी? लेकिन ये भी समझ में नहीं आता, पिछली बार उसने उस आदमी को बांध दिया था और उसे बेहोश भी छोड़ दिया था, तो फिर पिछली बार वह यहाँ कैसे आया? कुछ तो मेल नहीं खा रहा था। क्या तुम लॉकअप से भागे थे? हो सकता है कि तुम दोनों बार इसी तरह बाहर निकले हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा पता नहीं मिला होगा। दक्ष ने अपनी ठुड्डी रगड़ हुए कहा। ठीक है, मैं तब तुमसे अपना जवाब लूंगा। वह उठकर स्टोरेज रूम में चला गया और फिर एक लबादा लेकर वापस आया। इस बार उसने उसे बांधने के लिए एक मोटी रस्सी का इस्तेमाल किया। उसने उस आदमी का मुंह बंद करने के लिए कपड़े के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वह उस आदमी को ऊपर अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद करके उसे खिलौने की तरह जमीन पर पटक दिया। मैं इस शरीर में बहुत कमजोर महसूस करता हूँ, मुझे अपने पुराने शरीर की याद आती है। हालांकि मैं अपने अनुभव के कारण इस शरीर के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, फिर भी मैं एक नश्वर श्रेणी साधक होने की तुलना में कुछ नहीं कर सकता। उसने के हुए बिस्तर पर बैठते हुए कहा। इतने भारी आदमी को उठाने के कारण उसकी सांस पहले से ही भारी हो गई थी। उसने पानी की एक बोतल उठाई और अपने थके हुए गले को आराम देने के लिए उसे पीना शुरू कर दिया। सुबह के 4 बज रहे थे। दक्ष थका हुआ महसूस कर रहा था, लगातार उस आदमी पर नजर रख रहा था जो हिल भी नहीं रहा था। क्या यह आदमी जागने वाला भी था? उसे भी आराम की जरूरत थी। आज दोपहर बाद की डेट थी। वह पूरी रात और पूरा दिन उसके जागने का इंतजार करते हुए नहीं रह सकता था। उठो बेवकूफ, तुम इतनी जल्दी कैसे भाग गए जबकि तुम्हें होश भी नहीं आ रहा? पिछली बार तुमने ऐसा कैसे किया था? ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों ने चमत्कार कर दिया हो, क्योंकि अंततः उसने उस आदमी का हाथ हिलते हुए देखा। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। उस आदमी ने जल्दी ही अपनी आंखें खोली और पाया कि उसकी मां के पेट में कुछ भरा हुआ था। उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वह स्वयं को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन असफल रहा। ये काम नहीं करेगा जब तक तुम जादूगर नहीं हो। तुम उस रस्सी से बाहर नहीं निकल सकते। दक्ष ने उस आदमी से लापरवाही से कहा। उसका ध्यान आकर्षित करते हुए वह आदमी भावशून्य भाव से दक्ष को देखता रहा। दक्ष बिस्तर पर खड़ा होकर उस आदमी के चाकू से खेल रहा था। वह उठ खड़ा हुआ और आलस से उस आदमी की ओर बढ़ा जो जमीन पर लेटा हुआ उसकी ओर देख रहा था। दक्ष ने चाकू उस आदमी की ओर बढ़ाया और धीरे धीरे उसे उसकी गर्दन के करीब ले आया। चाकू को उस आदमी की गर्दन को हल्के से छूने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुझे कहना होगा ये चाकू बहुत अच्छा है। जब इसे किसी की गर्दन में घोंपा जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप भी ऐसा अनुभव करना चाहते हैं? आदमी ने बार बार अपना सिर लाया। चाकू की धार उसकी गर्दन को छूते ही उसे पसीना आने लगा। यह एक अच्छे लड़के की तरह है। अब मैं तुम्हारा मुंह खोल दूंगा, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा यदि तुम याद रखो मेरी माँ पास में सो रही है। यदि तुमने कोई शोर मचाया तो मैं तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर जाने से पहले ही तुम्हें मार डालूंगा। दक्ष ने उस आदमी को चेतावनी दी और फिर उसके मुंह से कपड़ा हटाया। अब बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। तुम मुझे मारने आए थे, है ना? ये सही है, तुम ही थे जिन्होंने मेरे अंकोशों पर लात मारी थी। इससे मुझे बहुत दर्द हुआ। इसके अलावा तुमने मुझे पकड़वा दिया। मैं गुस्से में था और तुम्हें मारना चाहता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं इसी लायक हूँ। आदमी ने माफी मांगते हुए कहा। हत्या के प्रयास के लिए जेल जाना बेहतर था, बजाय इसके कि जिस व्यक्ति को वह मारने की कोशिश कर रहा था उसके हाथों मारा जाए। उसने सोचा था कि दक्ष एक बच्चा है, लेकिन अब जब वह उसकी आंखों को साफ देख पा रहा था तो उसे लगा
लगा कि दक्ष की आंखें हत्यारे की तरह हैं जो हत्या करने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। ये तो मैं जानता था तुम मुझे मारने आए थे, लेकिन सवाल यह है कि कैसे? जब मैंने तुम्हें वहां छोड़ा तो तुम मुझे कैसे ढूंढ पाए? क्या उस महिला ने तुम्हें पुलिस को नहीं सौंपा या तुम लॉकअप से भागे थे? दक्ष ने फिर पूछा। यह मुख्य प्रश्न था। ओह, मैंने वास्तव में होश नहीं खोया। इसके अलावा मैंने उस महिला को मुझे जाने देने के बदले में कुछ पैसे दिए, उसने इसका विरोध नहीं किया। उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे चला आया। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास लॉकअप से भागने की क्षमता है, उस आदमी ने दक्ष से कहा। वह अपना पर्स बचाने के लिए मुझे एक सिक्का देने वाली थी और उसके बाद भी उसने तुम्हें कुछ पैसों के लिए आजाद कर दिया, ये जानते हुए भी कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। वह औरत कितनी मूर्ख हो सकती है? दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। इसलिए वह मौत से बच नहीं सकता था क्योंकि उसने महिला की मदद करने का फैसला किया था। अगर वह वहां नहीं भी मरता तो भी उसे घर पर ही मार दिया जाता। बचने का कोई और तरीका नहीं था। एकमात्र तरीका यह था कि हस्तक्षेप न किया जाए। उसने तय कर लिया था कि अगर वह इस बार भी असफल रहा तो वह उसे नहीं बचा जाएगा और फिर से शुरुआती रास्ते पर चला जाएगा। उस महिला को अपना पैसा और अपनी सारी महत्वपूर्ण चीजें गंवानी पड़ेंगी। उसने उसकी जान को खतरे में डालने से पहले 2 बार नहीं सोचा। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह उसे भी नुकसान पहुंचाने देता। तो फिर यह जानना अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस के हवाले करना बेहतर है, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे घर आने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम परिणाम बदल सकते हो, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह फोन के पास गया और पुलिस को बुलाया। पुलिस आधे घंटे के भीतर ही उसके घर पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर उसकी मां भी जाग गई और अपने कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर महिला ने दक्ष से पूछा कि क्या हो रहा है। दक्ष ने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसने अपने घर के अंदर एक चोर को पकड़ लिया था। उसने पुलिस को घर में घुसने दिया। पुलिस को घर के अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। चोर को हिरासत में लेने के बाद उन्होंने दक्ष से कुछ सवाल पूछे। दक्ष ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे उसने आज एक महिला को चोर पकड़ने में मदद की थी और यह वही चोर था जो उसे मारने के लिए यहाँ आया था। उन्होंने चोर से पूछताछ करने के बारे में भी बात की और कहा कि यह महिला ही थी जिसने चोर को जाने दिया। हालांकि उन्हें पता था कि पुलिस उस महिला को सजा नहीं देगी, फिर भी उन्हें ये बताने की हुई कि कुछ लोग कितने बेशर्म हैं। तुमने बहुत बढ़िया काम किया बच्चे, तुमने आज न केवल एक चोर को पकड़ने में मदद की बल्कि तुम खुद पर हुए एक हमले से भी बच गए। तुम्हें गर्व होना चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, मैं इस आदमी का ख्याल रखूंगा, वह तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। पुलिस वाले ने दक्ष को उसके काम के लिए बधाई देने के बाद कहा। वे शीघ्र ही वहां से चले गए। आखिरकार सब कुछ संभालने के बाद दक्ष थोड़ी देर की झपकी लेने की उम्मीद में बिस्तर पर चला गया। सुबह हो चुकी थी, इसलिए उसे वैसे भी लंबी नींद आने की उम्मीद नहीं थी। दोपहर को उठकर वह तैयार होकर घर से निकल पड़ा और अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। आज उनकी पहली डेट थी। वह लड़की से मिलने उसके घर की ओर जा रहा था। दोनों ने साथ साथ चलने का फैसला किया था। दुर्भाग्यवश एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जब वह उसके घर के रास्ते में था। दक्ष शहर के समृद्ध क्षेत्र से गुजर रहा था जहां कई ऊंची इमारतें थी। वह अपनी नजरें सड़क पर लगाए हुए था, इसलिए उसे ध्यान नहीं आया कि एक इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। एक आदमी इमारत के सबसे ऊपरी होर्डिंग के पास लटका हुआ था और हथौड़े से कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही दक्ष उस जगह के नीचे पहुंचने वाला था, हथौड़ा गलती से मजदूर के हाथ से गिर गया। हे भगवान, मजदूर ने पसीना बहाते हुए कहा। उसने देवताओं से प्रार्थना की कि हथौड़ा किसी को ना लगे क्योंकि वह नीचे देख रहा था। दुर्भाग्य से उसकी प्रार्थना काम नहीं आई। हथौड़ा दक्ष के सिर पर आकर गिरा, जो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके साथ ऐसा कुछ घटित होगा। हथौड़ा 24वीं मंजिल से नीचे गिरा, जिससे प्रभाव और भी भयानक हो गया। दक्ष जो सोच रहा था कि अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई होती तो उसकी पुरानी जिंदगी में डेट कैसे होती। सहयोग से हथौड़े से मारा गया। उसकी दृष्टि तुरंत अंधेरी हो गई और उसकी खोपड़ी फट गई। वह मरते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दक्ष एक बार फिर जोर से चिल्लाया जब उसे एहसास हुआ कि वह मर चुका है। क्या भगवान मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? मुझे जीने देना कितना मुश्किल है, कमीने। दक्ष एक बार फिर भीड़ भरे हलवे के बीच में खड़ा था। जब छात्र कॉलेज से बाहर निकल रहे थे, उसकी चीख ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बेवकूफ हो। हुलिया दक्ष को पुकारने ही वाला था, लेकिन उसकी चीख सुनकर वह दक्ष की ओर दौड़ा। अरे क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? उसने दक्ष के कंधे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मुझे पता है कि कल तुम्हारी डेट है, ये जानना तनावपूर्ण है, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो उसे बता दो। इस बारे में खुद को बहुत ज्यादा तनाव में मत डालो। दक्ष ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और लिया को देखा। हाँ धन्यवाद, अब मैं ठीक हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। चलो अब चलते हैं। वह और हुलिया कॉलेज से चले गए और एक बार फिर मनोरंजन स्थल पर अलग हो गए। दक्ष एक बार फिर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे चोर से भिड़ना था। उसने पहले ही कर लिया था कि इस बार वह उस महिला की मदद नहीं करेगा। वह महिला अब उससे नफरत करने लगी थी। मूलतः उसने पिछली बार अपनी मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर किए थे जब उसने महिला की मदद करने का फैसला किया था। भले ही वह
वह तुरंत न मरा होता फिर भी उसे घर पर ही मार दिया जाता, उसकी मृत्यु अवश्य भावी थी और यह सब उस महिला की बदौलत हुआ। इस बार उसने चोर के मामले में खुद को शामिल नहीं किया बल्कि चोर को जाने देने के लिए वह एक तरफ हट गया। महिला चिल्लाती रही, चोर दुर्भाग्य से किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। ये देखकर दक्ष अपनी हड्डी रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। जाहिर है वह अकेला बेवकूफ था जिसने उसकी मदद की थी और उसने अपना सबक सीख लिया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष ने चोर का पीछा करने वाली महिला को देखा। पिछली बार जिस बेशर्मी से उसने उसे बस के नीचे फेंक दिया था, उसके बाद महिला को थोड़ा कष्ट सहते हुए देखकर उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। इस पूरी घटना को नजरअंदाज करते हुए वह पुनः अपने घर पहुंचा। दक्ष एक बार फिर बिस्तर पर लेटा था जब उसने फिर से नीचे से शोर सुना। अब फिर से, अब क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। वह चोर अब यहाँ क्यों आया? उसने झुंझलाहट में अपने माथे पर थपकी मारते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले कुछ चीजें नहीं बदली जा सकती। एक मिनट रुको, क्या यही नियति है? वह खड़ा होते हुए बुदबुदा आया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चोर से भिड़ना ही उसकी नियति थी और चाहे वह कुछ भी करे ये होना ही था। यही बात उसकी मौत के लिए भी थी। चाहे वह कोई भी कदम उठाए वह मर ही जाएगा। ये दोनों बातें एक साथ घटित हुई लेकिन इनका एक साथ होना आवश्यक नहीं था। लेकिन उसने जो भी किया उससे परिणाम नहीं बदला। चोर के साथ उसका टकराव अपरिहार्य था। इसके अलावा उसकी मृत्यु अपरिहार्य थी, चाहे वह चोर के कारण हो या किसी और कारण से नहीं। भाग्य सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि क्या कदम उठाने हैं और सावधान रहना है। इससे बचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। भाग्य में सर्वशासक कानून होने से अधिक होना चाहिए। कुछ भी इतना ईश्वरीय नहीं हो सकता। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह मानने से इनकार करते हुए कि भाग्य इतना प्रबल हो सकता है। अपने पूरे जीवन में उन्हें अपने कामों पर भरोसा था और वे चाहते थे कि अगर वे कोशिश करें तो वे भाग्य को भी अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं। यह उनका दृढ़ विश्वास था और वे इस पर अड़े रहने वाले थे। वह भाग्य में विश्वास करते थे लेकिन इस बात में नहीं कि वह अजय है। अपने कमरे से निकलकर दक्ष एक बार फिर नीचे चला गया। उसने पिछली बार की तरह फिर से रसोई की जांच की और रसोई से बाहर निकलते ही उस पर हमला करने की तैयारी कर ली। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमला कभी नहीं हुआ। उसके आसपास कोई नहीं था। दक्ष ने उलझन में इधर उधर देखा। इस बार मामला अलग था। क्या वह गलत था? लेकिन उसने शोर सुना था तो फिर यह कौन हो सकता है? आश्चर्य में वह इधर उधर देखने लगा। जब वह खोज रहा था तो उसे फिर से आवाज सुनाई दी लेकिन इस बार यह आवाज गेस्ट रूम से आ रही थी। वह गेस्ट रूम की ओर चला गया। कमरा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। वह आदमी अवश्य ही अंदर होगा उसने सोचा और धीरे धीरे गेट को धक्का देकर उसके अंदर प्रवेश के लिए पर्याप्त जगह बना दी। अंदर कदम रखते ही दक्ष ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा जो कमरे के अंदर था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही चोर था। उसका अनुमान सही था। अब तक चोर ने दक्ष को भी देख लिया था। भगवान, ये फिर से तुम हो? इस बार तुम यहाँ क्यों आए हो? दक्ष ने पूछा। मुझे अनुमान लगाने दो, इस बार चीजें अलग है। तुम इस बार मुझे मारने के बजाय लूटने आए हो। अब उसे कुछ बातें समझ में आ चुकी थी। पिछले जन्म में तो इससे बचना नामुमकिन था। अगर वह चोर द्वारा तुरंत मारा ना भी जाता और उसे रोकने में कामयाब भी हो जाता तो भी यह आदमी बदला लेने के लिए उसे मारने आता। दूसरी ओर यदि उसने चोर को नहीं रोका होता तो यह आदमी संयोगवश आज रात उसके घर चोरी करने आ जाता। पिछले जन्म में भी इस शोर से दक्ष की नींद खुल गई होगी। उसने चोर को देखा होगा और उसे रोकने की कोशिश की होगी जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई होगी। किसी भी स्थिति में वह अपने पिछले जीवन में जीवित नहीं बच पाता क्योंकि उसके भाग्य में मरना और दूसरे शरीर में जाना था। नियति इतनी अद्भुत थी कि दक्ष को भी आश्चर्य हुआ कि यह सब कितना जटिल था। नियति वास्तव में उसके पीछे पड़ी थी। तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ लेकिन मैं आज नहीं मरूंगा। वर्षों के प्रशिक्षण और साधना ने मुझे कुछ ज्ञान दिया है। इस बार चोर द्वारा मारे जाने के लिए मुझे वास्तव में मूर्ख बनना होगा। दक्ष ने चोर की ओर हुए अपनी अंगुलियों को चटका हुए कहा। ये लड़ाई एक मिनट भी नहीं चली और चोर बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। दक्ष ने कोई सवाल पूछने का इरादा न रखते हुए तुरंत पुलिस को बुलाया और चोर को पकड़ लिया। चूंकि उसे सुबह तक इस आदमी के साथ रहने की जरूरत नहीं थी इसलिए वह आखिरकार अच्छी नींद ले सका। कपड़े पहनकर घर से निकलते समय दक्ष ने देखा कि रन अभी भी आसमान में था। सौभाग्य से वह पिछली बार की तुलना में आधे घंटे बाद निकला था। अगर हथौड़ा गिरता भी तो उसके सिर पर नहीं गिरता। फिर भी वह चौकन्ना रहा और उस इमारत के करीब पहुंच गया। इमारत के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। सूट पहने एक व्यक्ति भीड़ से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि यह एक दुर्घटना थी। पास में ही एक हथौड़ा पड़ा था। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना जोखिम भरा था? अगर यह किसी को लग जाता तो शायद उसकी जान जा सकती थी। क्या तुम इसी तरह काम करते हो? कुछ लोगों ने उस आदमी को डांटा। अगर सचमुच ऐसा हुआ और मुझे कहना चाहिए ऐसी मौत मरना अच्छा एहसास नहीं है। दक्ष ने सोचा और भीड़ से गुजरते हुए वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वह शेष मार्ग पर सतर्क रहा तथा भाग्य को अपने ऊपर अधिक नियंत्रण
परिश्रम नहीं करने दिया। उसे यकीन था कि अगर वह सावधान रहेगा तो बच जाएगा। लिन के घर पहुंचकर उसने उसका अभिवादन किया और उसके साथ मनोरंजन वाले हिस्से की ओर चल पड़ा जहां उनकी पहली डेट होने वाली थी। वे पार्क के अंदर पहुंचे और पहली सवारी के अंदर कदम रखा जो इस जगह पर सबसे लोकप्रिय थी। दुर्भाग्यवश यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी कि एक बम विस्फोट हो गया जिससे सभी लोग मारे गए। सचमुच इस जगह में क्या गड़बड़ है? इस नियति को क्या है? भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम सब, तुम मजाक कर रहे हो। एक आतंकवादी हमला मुझे मारने के लिए तुमने एक भयानक हमला किया। आह, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ नियति, बस एक बार मेरे हाथ में आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मृत्यु का वास्तव में क्या मतलब है। उसी गलियारे में फिर से जागते हुए दक्ष को लगा जैसे वह गुस्से में अपना दिमाग खो बैठा है। वह इतना अड़ गया था कि वह खुद को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। यह एक पागल खाना था। ये पूरी दुनिया उसकी मौत के पीछे क्यों पड़ी थी? छत्र ने एक बार फिर दक्ष को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो, लेकिन दक्ष ने उन्हें अनदेखा कर दिया। इस बार उसने हुलिया को भी अनदेखा करते हुए अकेले ही वहां से निकल गया। भाग्य निर्दय है, ये बहुत परेशान करने वाला है, यह मुझे असहाय बना देता है। क्या यही भाग्य है? कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं बदल सकता चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। क्या मैं हमेशा भाग्य के बारे में गलत था? दक्ष ने सोचा और वह उदास होकर घर वापस गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ समझ रहा था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। नियति का विरोध करना उसके लिए संभव नहीं था। ये चीज क्रूर थी। भाग्य भौतिक नहीं है लेकिन ये हर जगह है। ये काल्पनिक नहीं है लेकिन ये कहीं नहीं है, इसलिए इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह मौजूद है लेकिन यह नहीं है। कोई भी ताकत इस तरह की किसी चीज का विरोध नहीं कर सकती। उसने सड़क के किनारे बैठते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि भाग्य के बारे में उसकी समझ आखिरकार बन रही है। थोड़ा बहुत ज्ञान उसके दिमाग में भर रहा था। यद्यपि वह भाग्य के बारे में पूरी तरह से सही नहीं था, फिर भी यह उसके लिए कानून का बीज बनाने के लिए पर्याप्त था। भाग्य का बीज उसके वास्तविक शरीर के अंदर आकार लेने लगा जबकि यह संसार मायावी होने लगा। जल्द ही सब कुछ अंधकार में हो गया। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि जक्विन दूर बैठा है। जिया अभी भी खड़ी थी। उसने अपने मार्शल स्पेस के अंदर देखा तो उसे वहां एक अर्ध पारदर्शी कानून का बीज दिखाई दिया। ये नियति का कानून था। अंततः उसे यह हासिल हो गया। तुमने कर दिखाया, बधाई हो। जुन उसकी प्रशंसा करने वाला पहला व्यक्ति था। क्या तुम सो रही हो? दक्ष ने जिक से पूछा जो दूर अपनी आंखें बंद करके सो रही थी। हाँ। जिकिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक जानी पहचानी आवाज सुनी। तुम उठ गए, कितना समय हो गया है? दक्ष ने पूछा। 3 महीने, जक्विन ने उत्तर दिया। ऐसा लगा जैसे यहाँ कुछ ही दिन बीते हैं लेकिन 3 महीने हो गए हैं। कम से कम यह उतना लंबा नहीं है जितना हो सकता था। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम सफल हुए? जविन ने उत्सुकता से उससे पूछा। हाँ, मुझे एक नया कौशल भी मिला है। जाहिर है अब मैं भविष्य देख सकता हूँ, दक्ष ने उसे बताया और वह व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। आप बता सकते हैं? वाह, तो फिर मुझे मेरा भविष्य बताओ, जक्विन ने जोर देकर कहा। तो फिर मुझे मेरा भविष्य बताओ, जविन ने दक्ष से कहा। जब उसने सुना कि वह भविष्य देख सकता है, तुम भविष्य देख सकती हो? जुन ने भी आश्चर्य से दक्ष से पूछा। वह कुछ ज्यादा ही हैरान दिख रही थी, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि दक्ष में ऐसी क्षमता होगी। हाँ, मुझे इस लौब से एक कौशल प्राप्त हुआ है, दक्ष ने लौब की ओर देखते हुए कहा जो पहले से ही अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था, इसलिए उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई थी। जल्द ही यह टुकड़ों में बिखर गया। वैसे भी यह कौशल कुछ हद तक अधूरा लग रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, शायद मेरी समझ अधूरी थी या मैं अभी भी भाग्य का सही अर्थ नहीं जानता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं और सीखता जाऊंगा मैं और भी कुछ कर पाऊंगा, दक्ष ने कहा। कौन सी सीमा? जुन और जिक्विन ने लगभग एक ही समय में पूछा। इसमें कुछ सीमाएं हैं जो मुझे अन्य कौशलों से मिली सीमाओं से कहीं अधिक है, दक्ष ने उत्तर दिया। उसने गोले के टुकड़ों को देखा और फिर आगे बोला। सबसे पहले मैं केवल वही चीजें देख सकता हूँ जो नियति के अनुसार घटित होनी चाहिए, लेकिन नियति के बारे में जो मैं जानता हूँ उसके अनुसार यह 4 से कम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। यह आपके लिए वास्तव में उपयोगी हो सकता है। आप जान सकते हैं कि आपके साथ क्या बुरी चीजें होने वाली हैं और भविष्य को बदलने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। जक्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं भविष्य को बदल सकता हूँ। किसी ना किसी तरह ये घटित होने का रास्ता खोज ही लेगा। मैं केवल इसके कुछ छोटे मोटे तत्वों को बदलने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। डेस्टिनी के बारे में वह जो कुछ जानता था उसके अनुसार वह कुछ चीजें बदल सकता था, लेकिन मूल चीजें नहीं। जैसे उसकी हाल ही की समझ में मुख्य बातें चोर से टकराना और मरना थी। वह कुछ चीजों को बदलने में सक्षम था, इसलिए वह चोर के हाथों नहीं मरा और उसे थोड़ा और समय मिला। उन्होंने कहा। जहां तक अन्य सीमाओं का सवाल है तो मैं इसे लंबे समय में केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूं। जहां तक लंबे समय का सवाल है मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूं। वास्तव में इसमें बहुत सी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा कौशल है, जक्विन ने बुदबुदाया। दूसरी ओर जुन थोड़ी चिंतित लग रही थी। यह स्पष्ट नहीं था कि वह इस बात से क्यों चिंतित थी कि दक्ष भविष्य देख सकता था। कोई अन्य सीमाएं? जुन ने
दक्ष से पूछा। हाँ, 2 और सीमा आए हैं, मुझे लगता है कि मैं भविष्य में केवल 6 महीने ही देख सकता हूँ। दक्ष ने कहा, केवल 6 महीने? जून ने अपने गालों को रगड़ हुए कहा। वह विचारों में खोई हुई थी। जहाँ तक आखिरी सीमा की बात है, जो सबसे बड़ी भी है, मैं जो देखता हूँ उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं भविष्य देखने के लिए कौशल का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई विशिष्ट समय या विशिष्ट घटना नहीं चुन सकता। एक यादृच्छिक भविष्य दिखाया जाएगा जो अगले 6 महीनों के भीतर किसी भी समय का हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि यह कौशल अधूरा लगता है। दक्ष ने आगे कहा, हालांकि उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे, इससे इस कौशल का उपयोग थोड़ा सीमित हो जाता है, लेकिन फिर भी यह अच्छा है। यह आपको भविष्य की कोई बेकार घटना या कोई महत्वपूर्ण घटना दिखा सकता है। कम से कम आपके पास एक विकल्प तो है। सकारात्मक चीजों को देखे, झकविन ने दक्ष से आशावादी होकर कहा और उसके करीब आकर उसके पास बैठ गई। यह सही है, मुझे लगता है कि मैं शिकायत नहीं कर सकता। भले ही मुझे कोई आक्रामक या सहायक कौशल नहीं मिला, फिर भी ये बहुत अनोखा है और यह भविष्य में और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। लॉन क्लेन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने जकी का हाथ पकड़ लिया था। अब समय बर्बाद मत करो, इसका उपयोग करो। चलो देखते हैं तुम क्या देखते हो। जेक्विन ने दक्ष को अपने कौशल का उपयोग करने के लिए कहा। हाँ, मुझे भी उत्सुकता है कि यह कैसे काम करता है, मुझे देखने दो, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सहारे के लिए जेक्विन का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना पूरा ध्यान अपने भाग्य कानून के बीच पर केंद्रित कर दिया ताकि उसे प्राप्त कौशल का उपयोग कर सके। जैसे ही दक्ष ने कौशल का इस्तेमाल किया, उसकी सुनहरी आंखों का रंग फिर से बदल गया, लेकिन बंद होने के कारण जेक्विन उसकी आंखों को नहीं देख सका। जैसे ही दक्ष की आंखों का रंग बदलकर कुछ अज्ञात हो गया, उसकी चेतना ने खुद को एक अलग जगह पर पाया। मिंग्यू का कमरा, उसने आश्चर्य से कहा जब उसने स्वयं को शाही महल में मिंदू के कमरे के प्रवेश द्वार पर पाया। दरवाजा खोलकर उसने अंदर जाने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद वह भविष्य में मिंदू से मिलने आया है। क्या वह भविष्य में भी यहाँ होगा? क्या उसने उसके साथ आने से मना कर दिया था या फिर उसने यहीं उसके साथ रहने का फैसला किया था? वह भविष्य के बारे में जितना हो सकता था उतना उत्सुक था। दुर्भाग्यवश जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने होंठ खोलते हुए चिल्लाया, मिंगू! उसका सपना टूट गया और वह खुद को वास्तविक दुनिया में पाया। उसकी चीख सुनकर जेक्विन और शस स्तब्ध रह गए, जो उसे देखते रहे और सोचने लगे कि उसके साथ क्या हुआ होगा। भविष्य में मिंगू के साथ क्या हुआ? क्या तुमने कुछ बुरा देखा? जेक्विन ने दक्ष से पूछा। हम। जेक्विन की आवाज सुनकर दक्ष अपनी उलझन से बाहर आया और उसे एहसास हुआ कि वह असली दुनिया में वापस आ गया है। भले ही वह वापस आ गया था, फिर भी वह जो कुछ भी देख रहा था वह उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। मुझे अभी शाही महल वापस जाना है, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। क्या हुआ? कम से कम मुझे तो बताओ कि क्या हुआ, जविन ने उसके पीछे खड़े होकर पूछा। स्पष्टीकरण देने में समय की प्रतीक्षा किए बिना दक्ष ने जेक्विन और जिया दोनों को नकली दुनिया में वापस भेज दिया। उन्हें वापस भेजने के बाद वह बाहर जमीन पर टेलीप हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को यहाँ किसी तलवारबाज ने मारा है। वो लड़की तलवारबाज नहीं थी और उसके पास तलवार भी नहीं थी। किसी और ने ये किया, लेकिन किसी ने भी लड़की के अलावा किसी और को इस पहाड़ से जाते नहीं देखा। वह व्यक्ति अभी भी यहाँ होगा। जैसे ही दक्ष जमीन पर आया, उसने पास से एक आवाज आती सुनी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाए और सर्प सम्राट को पुकारा। हाँ, तुम्हें फिर से इस सम्राट की जरूरत है ना? लेकिन चूंकि तुम मेरे दाहिने हाथ हो। सांप सम्राट बाहर आते ही फिर से शेखी बारने लगा, लेकिन उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी गई क्योंकि दक्ष गरजकर बोला, चुप रहो, मैं तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलवाना चाहता। मुझे रॉयल प्लेस वापस जाना है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, मुझे वहां ले चलो। सांप सम्राट ये देखकर दंग रह गया कि दक्ष उसे इस तरह डांट रहा है। वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता था। क्या उसके साथ कुछ भयानक हुआ था जिसके कारण उसका मूड खराब था? तात्कालिक को समझते हुए उसने सवाल नहीं पूछे और बड़ा होना शुरू कर दिया। जब दक्ष शांत था तो वह और अधिक पूछ सकता था और माफी भी मांग सकता था। इस समय वह कुछ हद तक विचारशील होना चाहता था। देखो वहां, जब दक्ष सर्प सम्राट पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो लोगों के एक समूह ने दक्ष को देखा। उन्होंने एक सुंदर वस्त्र पहना हुआ था जिस पर सांप का तीर बना हुआ था। ये स्पष्ट था कि वे उसी जगह से थे जहां से दक्ष ने लड़की को बचाने के लिए लोगों को मारा था। वहीं रुक जाओ, हिलने की हिम्मत मत करना और हमारे सवालों का जवाब मत देना। मैदान का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक था जो दक्ष को ऐसे आदेश दे रहा था जैसे उसकी बात सुनना दक्ष का कर्तव्य हो। जल्दी में हूँ, मेरे पास तुम्हें मारने का समय नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। दक्ष हवा में उड़ गया और उस विशालकाय सांप पर उतरा जो उसके ऊपर उड़ रहा था। सांप दक्ष को अपने साथ लेकर चला गया। लोगों का वह समूह जो अभी अभी दक्ष को डांट रहा था कांपते हुए पीछे रह गया। जब उन्होंने दक्ष को उड़ते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वर्गलोक का साधक था। पृथ्वी लोक के तुच्छ साधक होने के बावजूद उन्होंने स्वर्गलोक के साधक को धमकाने का साहस किया था। उनमें से अधिकांश लोग घुटने कमजोर हो जाने के कारण जमीन पर गिर पड़े। हम मौत
के बहुत करीब थे। हम भाग्यशाली थे कि वह जल्दी में था, अन्यथा हम भी मर चुके होते। मैदान के नेता ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, बाकी लोगों को भी उसने ही मारा होगा, किसी कारणवश वे उसे परेशान करते थे और उन्हें मार दिया गया। ये बहुत आश्चर्यजनक है, उनमें से एक व्यक्ति ने बड़बड़ा हुए कहा। हर कोई सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे सकता था। ये तो तय हो गया था कि उन्हें किसने मारा है। वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वे खुश थे कि वे अपने साथियों के साथ नरक में नहीं गए। सर्प सम्राट काफी देर तक चुपचाप उड़ता रहा, जबकि दक्ष ऊपर बैठा कुछ सोच रहा था। काफी देर बाद जब दक्ष की सांसें शांत हो गई तो सांप राजा ने अपना मुंह खोला और पूछने का फैसला किया। वह भी यह जानने को उत्सुक था कि दक्ष को इतनी चिंता क्यों हो रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हुआ? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। मैं चिंतित हूँ। दक्ष ने गहरी सांस छोड़ते हुए मुंह से आवाज निकाली, तुम्हें डांटने के लिए मुझे माफ कर दो, सब ठीक है, इसकी चिंता मत करो, बताओ क्या हुआ? सांप सम्राट ने फिर पूछा। यह मिंगू के बारे में है, मैंने उसे उसके घर पर छोड़ दिया था और अब मैंने एक दृश्य देखा है, वह मार दी जाएगी। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींच हुए कहा। उसके चारों ओर एक जानलेवा आभा छा रही थी, मानो वह उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसने मिंगू के जीवन को खतरे में डालने का साहस किया था। मुझे नहीं पता कि यह 6 महीने बाद होगा या कल, मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है। दक्ष ने अपने गंतव्य की दिशा में देखते हुए कहा, क्या उसकी जान खतरे में है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो ये राजा उस कुत्ते को कैसे मारता है, इससे पहले कि वह उस लड़की के करीब भी पहुंचे। सर्प सम्राट ने हड़बड़ा हुए कहा। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके और दक्ष के किसी करीबी की हत्या हो जाएगी। वह जानता था कि दक्ष के लिए ये कितना बुरा हो सकता है। और हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऐसा कौन करने की कोशिश करेगा। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? तुमने उस व्यक्ति को दर्शन में देखा होगा, उसने पूछा। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि वह कमीना को कौन है। वह आदमी उसका भाई है, वह उसे मार डालेगा, दक्ष ने घोषणा की, जिससे सांप राजा भी चौंक गया। उसका अपना भाई उसे मार देगा? ऐसा कौन सा राक्षस है जो अपनी ही बहन को मार देगा? सर्प सम्राट ने चौंकत हुए पूछा। वह राक्षस जो मिंग के करीब पहुंचने से पहले ही मेरे हाथों मर जाएगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी हो, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। यह नियति, मैं इसे चकनाचूर कर दूंगा, मैं सब कुछ चकनाचूर कर दूंगा। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं इस पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा, दक्ष ने गंभीरता से कहा। उसके चारों ओर का अंधकार में आभामंडल और भी प्रबल होता जा रहा था। उसके अंधेरे कानून का पौधा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, मानो उसे दक्ष की अंधेरी भावनाओं ने और बढ़ावा दिया हो। चिंता मत करो, स्थिति ऐसी नहीं आएगी, हम उससे पहले ही उसे मार देंगे। सांप सम्राट ने दक्ष को साथ वना दी रॉयल सिटी के एक अलग हिस्से में लू वांग एक व्यक्ति से गुप्त रूप से मिल रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि वह अर्धनकाबपोश व्यक्ति था जो हमेशा अपने साथ भाग्य की किताब लेकर चलता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खुद को चीजों में शामिल नहीं कर सकते? लू वांग ने उस आदमी से पूछा। मैं अभी भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता। इस जगह की भाग्य रेखाएं अस्थिर है, अगर मैं यहाँ लंबे समय तक रहा तो वे और भी अस्थिर हो जाएंगी। मैं यहाँ केवल आपको कुछ बताने आया हूँ, उस आदमी ने लू वांग से कहा। बताओ, क्या अगर ये दक्ष के बारे में है? तो वह आदमी भाग गया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने वही किया जो तुम मुझसे करवाना चाहते थे। उसने मिंग्यू को यहीं छोड़ दिया, अब वह अकेला है और उसका दिमाग गुस्से में अस्थिर हो गया होगा। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, इसलिए मैं अगला भाग नहीं कर सकता। लू वांग ने आह भरी। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है? उसने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वह एक चालाक व्यक्ति है, उसका भाग्य हमेशा रहस्य में छिपा रहता है, मैं केवल कुछ अस्पष्ट चीजें ही देख सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। उस आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? लवांग ने पूछा। मैं आपसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूँ, यह महत्वपूर्ण है, उस आदमी ने कहा। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मिंगू को मार दो। जैसे ही वह आदमी बोल रहा था, लू वान के लिए ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। उससे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। यह मामला दक्ष का है, मेरी बहन का नहीं, इसलिए उसे इसमें शामिल करने की कोशिश करना बंद करो। लुवांग ने उस आदमी की बात सुनने से इनकार करते हुए कहा। इतनी जल्दी मत करो, पहले मेरी बात सुनो, आदमी ने शांति से कहा। सांप सम्राट बिना रुके यात्रा करता रहा। वास्तव में अब वह और भी तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। वह दक्ष की मदद करना चाहता था और अपने प्रियजन की जान बचा जाना चाहता था। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इससे वह थोड़ा थक जाता है। यहाँ उसकी चिंता का विषय यह नहीं था। सर्प सम्राट बिना थके, बिना किसी चीज की चिंता किए शाही महल तक पहुंचने की कोशिश में उड़ता रहा। उसे शाही महल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वास्तव में सांप सम्राट के लिए यहाँ पहुंचना दक्ष के पहाड़ तक पहुंचने से कहीं ज्यादा तेज था। इस तथ्य के बावजूद कि दक्ष ने अपनी लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन का भी इस्तेमाल किया था, इतना सब होने के बाद भी वह सर्प सम्राट से धीमा था, जिसकी
कि न केवल साधना दक्ष से अधिक थी बल्कि वह तेजी से आगे भी बढ़ रहा था। सर्प सम्राट शीघ्र ही शाही शहर में पहुंच गया तथा अपनी तीव्र गति के कारण रास्ते में बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन न केवल लोगों का बल्कि उसने कुछ गार्डों का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने सर्प सम्राट का पीछा करना शुरू कर दिया। तुरंत रुक जाओ, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। उनका पीछा करते हुए उन्हें चेतावनी देते रहे। बहुत समय नहीं बीता था कि एक गार्ड वास्तव में दक्ष का चेहरा देखने में कामयाब हो गया। रुको, ये राजकुमार कंसोर्ट है, वह यहाँ है। राजकुमार? क्या वह किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करके भाग नहीं गया था? वह सजा के कारण भागा था। वह वापस आकर क्या कर रहा है कौन जानता है। हमने उसे हर जगह खोजा लेकिन 3 महीने तक कोई भी उसे नहीं ढूंढ सका। हमें लगा कि वह साम्राज्य से भाग गया है लेकिन वह वापस आ गया है। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? शायद उसे अंततः कुछ होश आ गया और वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए यहाँ आया है। नहीं, अगर वह ऐसा चाहता तो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर देता, लेकिन जिस तरह से वह भाग रहा है उससे लगता है कि उसका इरादा ठीक नहीं है। दक्ष का पीछा करते हुए गार्ड आपस में बात करते रहे और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दक्ष यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए नहीं आया था। वे और भी तेजी से उसका पीछा करने लगे। दक्ष ने गार्ड की पुकार को अनदेखा कर दिया, बजाय इसके कि वह शाही महल पर ध्यान केंद्रित करे और मिंगू के ठीक होने के लिए प्रार्थना करे। उसे नहीं पता था कि अगर मिंगू को कुछ हो गया तो वह उसे अकेला छोड़ने के अपने फैसले के लिए खुद को कभी माफ कर पाएगा नहीं। उसने शाही महल की दिशा में देखा। वह महल के करीब पहुंचने का इंतजार कर रहा था ताकि वह कम दूरी के टेलीप का इस्तेमाल करके तुरंत मिंगू के कमरे में पहुंच सके। दूर क्षितिज पर वह आखिरकार शाही महल को देखने में सक्षम हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने सेकंड गिनना शुरू कर दिया। मिंगू की जिंदगी के दांव पर लगे होने के कारण हर सेकंड उसे घंटों जैसा लग रहा था। हर सेकंड जिंदगी और मौत का सवाल था। जैसे ही विशाल सांप के पास पहुंचा, महल के पहरेदार ने उसे पहचान लिया। ये वही सांप था जिसके ऊपर लान चेन पिछली बार भी आया था। उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। वह आदमी वापस आ गया है। महल के रक्षक भी अपने उड़ने वाले जानवरों के ऊपर चढ़ गए और दक्ष की ओर उड़ चले। अन्य लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जैसी कि उम्मीद थी, वह आत्मसमर्पण करने नहीं आया है। हाँ, यह मजेदार है। कुत्तों का एक समूह इस राजा का पीछे से पीछा कर रहा है जबकि कुत्तों का एक और समूह सामने से आ रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे निपट आइए उन्हें दिखाएं कि हम किस चीज से बने हैं? सांप सम्राट ने कहा और पीछा किए जाने पर हंस पड़ा। मैं पिछली बार भी उस बदसूरत मूंछ वाले आदमी को पीटना चाहता था, मुझे उसे पीटने दो, उसने कहा। जैसे ही उस मूंछ वाले आदमी को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। मेरे याद दिलाने के बावजूद वह अभी भी अपनी बदसूरत मंशे रखता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। दक्ष ने आलस से कहा और खड़ा हो गया। उन्होंने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा, तुम जाओ और आराम करो। उसके हाथ के एक झटके से सर्प सम्राट ऐसे गायब हो गया जैसे वह पहले अस्तित्व में ही नहीं था। सर्प सम्राट के बिना दक्ष को गिर जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने स्वर्गीय क्षेत्र साधना का उपयोग करके सीधे महल के रक्षकों की ओर गोली चलाई जो शाही महल की दिशा से उसकी ओर आ रहे थे। वहीं रुक जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। महल के रक्षकों के नेता ने दक्ष को चेतावनी दी और अपनी तलवार दक्ष की ओर तान दी। दुर्भाग्य से दक्ष ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया क्योंकि वह उस आदमी की ओर उड़ता रहा। ठीक है, क्योंकि आप शांतिपूर्वक नहीं आना चाहते, इसलिए मैं खुशी खुशी आपकी मदद करूंगा, मूंछ वाले आदमी ने कहा और वह अपने उड़ने वाले जानवर से कूद गया और हाथ में तलवार लेकर दक्ष की ओर उड़ने लगा। दक्ष के पास पहुंचकर उसने दक्ष को बिना कोई गंभीर नुकसान पहुंचाए मारने के लिए हमला करने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि चाहे जो भी हो दक्ष अभी भी राजकुमारी का पति था, वह उसे यूं ही नहीं मार सकता था। दुर्भाग्य से उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसने दक्ष को कम आंका था, क्योंकि जैसे ही गार्ड उसके पास पहुंचा दक्ष 200 मीटर दूर टेलीप हो गया। वह महल के बाकी गार्डों के पीछे दिखाई दिया जो अपने कप्तान और दक्ष की लड़ाई के अच्छे प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया। उसने फिर से तुरंत टेलीपोर्टेशन किया। इस बार रॉयल पैलेस के प्रवेश द्वार पर वह पहले ही महल के अंदर जा चुका था, इसलिए उसे टेलीप करने से कोई नहीं रोक सकता था। उसके टेलीपोर्टेशन की एकमात्र सीमा थी उपयोग की मात्रा और उसे पहले उस स्थान को देखना था जहां वह टेलीप करने जा रहा था, जबकि बाकी महल के पहरेदार जिनमें उनके कप्तान भी शामिल थे इस बात को लेकर भ्रमित थे कि दक्ष कहां गायब हो गया। रॉयल सिटी के प्रवेश द्वार से दक्ष का पीछा करने वाले पहरेदार ने पैलेस के पहरेदार के पीछे दक्ष के टेलीप को देखा। उन्होंने उसे रॉयल पैलेस के प्रवेश द्वार पर भी टेलीप होते देखा। हालांकि यह चौंकाने वाला था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह दक्ष की अनोखी क्षमताओं से हैरान होने का समय नहीं था, ये सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने का समय था कि महल सुरक्षित रहे। वह राजमहल में घुस गया। वे पूरी जोर से चिल्लाए ताकि राजमहल के पहरेदार उनकी आवाज सुन सके। जब बाहर के गार्ड शाही महल की ओर उड़ रहे थे, दक्ष पहले से ही मियो के कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर भय का भाव था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह उसकी दृष्टि से कितनी मिलती जुलती थी। अपने सपने में उसने भी वही देखा था। उसने खुद को मिंगू
मिंगू के कमरे के सामने खड़ा पाया था, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि मिंगू का शव जमीन पर पड़ा था। लू वांग उसके पीछे हाथ में तलवार लिए खड़ा था, तलवार से खून टपक रहा था। मिंगू की पीठ पर चाकू के वार का निशान दिखाई दे रहा था। सपने में ये स्पष्ट था कि लू वांग ने उसे मार डाला था। कांपते हाथों से दक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया और वह मिंगू के कमरे के अंदर टेलीप हो गया। दक्ष मिंगू के दरवाजे की ओर डरी हुई नजर से देख रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उससे बहुत देर नहीं हुई होगी। यह समय, स्थान और स्थिति सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। यह उसे बेचैन कर रहा था। अपनी मुट्ठी भींच हुए उसने टेलीप पर जोर दिया। जैसे ही वह मिंगू के कमरे के अंदर टेलीप हुआ, दक्ष की नजर तुरंत उस जगह पर गई जहां पिछली बार मिंगू लेटी थी। सौभाग्य से वो जगह खाली थी, मिंगू वहां नहीं लेटी थी। राहत की सांस लेते हुए उसने चारों ओर देखा तो पाया कि मिंगू अपने बिस्तर पर लेटी हुई सो रही थी। दक्ष के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई जब उसने मिंगू को शांति से सोते हुए देखा। जैसे ही वह मिंगू के पास पहुंचा, उसके पैर अपने आप चलने लगे। मिंगू के सामने खड़े होकर वह बिस्तर पर बैठ गया और अपना हाथ उसके गालों की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां मिंगू के बच्चे जैसे गालों को हल्के से छूती हुई धीरे से बोली, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मुझे खेद है और मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। हमेशा सुरक्षित रहो। इसके अलावा मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद शायद तुम दुखी हो जाओ। मैं पहले ही माफी मांग लूंगा। उसने जाने से पहले बुदा आया। हालांकि दक्ष एक कदम से अधिक आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक गर्म हाथ उसके हाथ को पकड़ रहा था। वह पीछे मुड़ा और मिंगू को देखा। उसकी मासूम आंखें दक्ष को देख रही थी। तुम उठ गए हो, दक्ष ने कहा और अपना दूसरा हाथ मिंगू के हाथ के ऊपर रख दिया जो उसे पकड़े हुए था। तुम वापस आ गई, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मिंगू ने पूछा और उसकी आंख नम होने लगी। दक्ष फिर से चलकर उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। तुम बेवकूफ हो, मैं वापस क्यों नहीं आऊंगा? उसने पूछा। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आऊंगा? तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे मैं दुखी हो जाऊं? मिंगू ने दक्ष से पूछा। तुम धोखेबाज हो, इसलिए तुम अभी नहीं जागे। जब मैं आया था तब तुम पहले से ही जाग रहे थे, है ना? दक्ष ने पूछा और वह व्यंग पूर्वक मुस्कुरा। ये लड़की दिखावा करने में थोड़ी बहुत माहिर थी। मिंगू ने अपना सिर हिलाया। अब बताओ तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने किस बात के लिए माफी मांगी? उसने पूछा। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं जानबूझकर तुम्हें दुखी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हें दुख हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि जब मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें दुखी करना होगा तो मेरा वादा लागू नहीं होगा। दक्ष ने मिंगू से कहा। तुम क्या करने जा रहे हो? मिंगू ने पूछा। मैं एक बुरे आदमी को मारने जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। दक्ष ने समझाया। कौन सा बुरा आदमी? और अगर तुम किसी बुरे आदमी को मार दोगी तो मुझे दुख क्यों होगा? मिंगू ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इसके लिए दुखी क्यों होना चाहिए। कुछ नहीं है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। दक्ष ने हल्के से बात को टालते हुए कहा। उसने उसे नहीं बताया कि वह वास्तव में उसके भाई को मारना चाहता था। अब तुम्हारी माँ कैसी है? दक्ष ने पूछा। अगर वह ठीक है तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। यहाँ रहना बहुत हो गया, मैं नहीं जा सकता। अब तक उसकी हालत में सुधार हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी वैसी ही है। चिकित्सक उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके ठीक होने से पहले नहीं जा सकता। मिंगू ने जवाब दिया। वह अभी भी ठीक नहीं है। मिंगू ने आह भरते हुए उसका हाथ हिलाया। वह जानती थी कि उसकी मां की हालत खराब है। वह अभी भी दक्ष को यह ना बताकर कि उसकी हालत वास्तव में खराब है उसे कमतर आंक रही थी। कृपया यहीं रुके और मेरे पिता को माफ कर दे, मैं उनसे फिर बात करूंगी। मुझे पता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। पिछली बार तुम्हारे भाग जाने से वे थोड़े नाराज हैं, लेकिन वे तुम्हें माफ कर देंगे। बस माफी मांग लो। मिंगू ने दक्ष से अनुरोध किया। मैं उससे बात करूंगा, तुम्हें उससे पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि वह मुझे बेहतर समझेगा, चिंता मत करो। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। मैं अभी उससे बात करने जाऊंगा। क्या तुम्हें यकीन है अगर मैं उन्हें शांत करने के लिए वहां नहीं रहूंगा तो पिताजी तुम्हें बहुत डांट? मिंगू ने उससे कहा। मुझे यकीन है, चिंता मत करो, ये बस थोड़ी सी डांट है। तुम यहीं रहो और थोड़ी नींद लो। मैं देख सकता हूँ कि तुमने काफी समय से ठीक से आराम नहीं किया है। मैं उससे बात करने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगा। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह कमरे से गायब हो गया। मिंगू को दक्ष के असली इरादों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह अभी उसके भाई को ढूंढने जा रहा है और उसके पिता से बात नहीं करने वाला है। दक्ष महल के लंबे गलियारे में चला गया। उसे नहीं पता था कि लवान का कमरा कहाँ है। वह महल में सिर्फ 2 दिन से था और वह कभी लवान के कमरे में नहीं गया, इसलिए उसे नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि वह महल के पूर्वी हिस्से में था। मुझे लगता है कि मुझे गार्ड से पूछना चाहिए, लेकिन वे मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर देंगे। मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। दक्ष ने गलियारे में मोड़ के पास पहुंचते हुए कहा। उसे यकीन था कि उस मोड़ के बाद बहुत सारे होंगे, लेकिन वह तैयार था। उसने ऐसा करते समय छिपने की उम्मीद नहीं की थी। इसका कोई फायदा नहीं था। वह चुपके से लू वान के कमरे
कमरे से जवाब प्राप्त कर सकता था और उसे चुपके से मारने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ये बेकार था। पहरेदार ने उसे गुस्से में महल में घुसते हुए पहले ही देख लिया था। अगर लवान की अब मौत हो जाती है तो कोई मूर्ख ही यह मानेगा कि यह उसका काम नहीं था। इसके अलावा सम्राट को पहले से ही उसके भ्रम और उसके टैलिब के बारे में पता था। चुनकी छिपने से कोई लाभ नहीं था, इसलिए उसने गुप्त रूप से ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इसमें अधिक समय लगने वाला था। गलियारे के अंत में पहुंचकर वह बाएं ओर मुड़ा। जैसा कि उसने सोचा था वह एक गलियारे में उतरा जो पहरेदार से भरा हुआ था। लगभग सभी गार्डों ने दक्ष को देखा। दुर्भाग्य से एक पल के लिए वे अचंभित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि दक्ष एक राजकुमार है, लेकिन जल्दी उन्हें याद आया कि वह भी एक वांछित भगोड़ा था। ठीक यही रुको, दक्ष के सबसे करीबी गार्ड ने उसे चेतावनी देने के लिए अपने होंठ खोले और उसका हाथ तलवार की मूठ को आगे बढ़ाया। दुर्भाग्य से दक्ष की गति उससे कहीं ज्यादा तेज साबित हुई। इससे पहले कि गार्ड का हाथ उसकी तलवार की मूठ पर पड़ता, एक ठंडी हथेली उसके चेहरे पर आकर गिरी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। व्यक्ति के फर्श पर गिरने से फर्श पर दर आ गई। दक्ष ने अपने सामने आकर एक आदमी को जमीन पर पटक दिया। बाकी सभी गार्डों ने अपने हथियार निकाल लिए। वे चिल्लाए, रुको नहीं, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उसे तुरंत मार डालूं तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। दक्ष ने बिना ज्यादा परवाह किए जवाब दिया और उसने उस आदमी की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अन्य गार्डों ने देखा कि उनका मित्र सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक पहरेदार ने पूछा। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं बस इस महल से भागना चाहता हूँ। दक्ष ने पहरेदार से कहा, तो बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा न करो, नहीं तो मैं इस आदमी को मार डालूंगा। महल से बाहर निकलने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। सीधे चेहरे के साथ लेटने के बाद दक्ष उस आदमी को उसकी गर्दन से पकड़े हुए वापस चला गया। गार्ड सावधानी से उसके पीछे चले गए। जैसे ही दक्ष चौराहे पर मुड़ा वो उनकी नजरों से ओझल हो गया। आखिरकार गार्डों ने अपनी गति बढ़ा दी और उस जगह की ओर भागे और आगे देखा तो एक खाली गलियारा दिखाई दिया। दक्ष वहां नहीं था, वह इतनी तेजी से भाग गया। एक गार्ड ने पूछा, नहीं, वह इन्हीं कमरों में से किसी एक के अंदर होगा, वह इतना तेज नहीं हो सकता, उसे यही छिपना चाहिए। दूसरे गार्ड ने सुझाव दिया, आप जाकर दूसरों को और महाराज को इस बारे में सूचित करें, जबकि हम यहाँ नजर रखेंगे। जैसे ही कार्य योजना तय हुई उनमें से एक व्यक्ति सम्राट के कक्ष की ओर दौड़ने लगा, जबकि उनमें से आधे ने कमरों पर नजर रखी, बाकी आधे ने एक के बाद एक कमरों की जांच शुरू कर दी। जैसे ही गलियारे के चारों कमरों का दरवाजा खोला गया, गार्ड ने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी कोई हरकत नहीं थी। यह कोई और नहीं बल्कि कि वही था जिसे दक्ष ने अगवा कर लिया था। उस आदमी के अलावा यहाँ कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी की ओर दौड़े, ये सोचते हुए कि कहीं वह मारा तो नहीं गया। उनमें से एक ने अपनी उंगलियां उस आदमी की नाक के पास रख दी। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, चिंता मत करो, वह बस बेहोश है। अजीब बात है, वह आदमी उसे इतने कम समय में यहाँ कैसे ला सका और भाग गया। दक्ष के ठिकाने के बारे में जानने के लिए उत्सुक गार्डों ने अपनी खोज फिर से शुरू कर दी। जब गार्ड दक्ष की तलाश कर रहे थे तो वह शांति से राजकुमार लवान के कक्ष की ओर चल पड़ा। उसे अपने कमरे के बारे में गार्ड से पहले ही जवाब मिल चुका था। अब उसे बस वहां पहुंचना था। चूंकि वह पहले कभी यहाँ नहीं आया था, इसलिए वह टेपो नहीं कर सकता था। वह केवल इतना ही कर सकता था कि सभी बाधाओं का सीधे सामना कर सके। वह पहरेदार से भरे लंबे गलियारों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसके पीछे जमीन पर पड़े लोगों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। कोई भी व्यक्ति उसे रोकने में सक्षम नहीं था। कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसकी गति और ताकत का मुकाबला कर सके। दक्ष की अनोखी क्षमताओं के कारण वे गार्डों के लिए और भी बड़ी मुसीबत साबित हो रही थी, क्योंकि गार्डों के लिए उसका सामना करना असंभव था। इससे पहले कि गार्ड समझ पाते कि क्या हो रहा है, दक्ष उनके सामने हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। दक्ष को लुवान के कमरे तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह कमरे के सामने खड़ा था, उस कमीने को मारने के लिए तैयार जिसने मिंदू पर तलवार चलाने की कोशिश की थी। सुंदर किंतु डरावनी राजा की तलवार दक्ष के हाथ में थी, जिसे उसने मजबूती से पकड़ रखा था और उसने दरवाजा खटखटाने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। लुवान को नहीं पता था कि उसकी जान खतरे में है और दक्ष यही है, इसलिए दक्ष को उम्मीद थी कि वह दुनिया की परवाह किए बिना दरवाजा खोल देगा। हालांकि बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। यह महसूस करते हुए कि उसके पास यहाँ खड़े रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है, दक्ष ने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह कुछ कदम पीछे हटा और फिर दोनों हाथों से तलवार थाम ली। अब कुछ करने का समय आ गया था। तलवार संत का सातवां रूप। उसने कुछ बुदबुदाया और नीचे वार करने से पहले अपनी क्यूई को अपने हाथ की ओर निर्देशित किया। उसकी तलवार से प्रकाश की एक शक्तिशाली चाप निकली जो द्वार की ओर बढ़ी और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, दक्ष खून बहाने के लिए तैयार होकर अंदर घुस आया। क्या कमरे में प्रवेश करने पर उसने पाया कि कमरा पूरी तरह खाली था, जिसे देखकर वह दंग रह गया। उन्होंने बाथरूम की भी जांच की, जो भाग्यवश खाली था। ये कमीना कहाँ चला गया? भोग सिड़क कमरे से बाहर निकल गया और फिर से लंबे दालान में आ गया। दुर्भाग्य से इस बार दालान खाली
खाली नहीं था, इसे दोनों ओर से सुरक्षाकर्मियों ने कवर किया हुआ था। एक और महल के पहरेदार खड़े थे जो बाहर से आए थे, जबकि दूसरी ओर अन्य पहरेदार खड़े थे। ये अपने आप में दक्ष के लिए कोई समस्या नहीं थी। असल में जिस चीज ने उसे परेशान किया वह एक अलग व्यक्ति था। दूरी पर एक और व्यक्ति खड़ा था जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट लू जुनई था। लू जुनई ने कहा, मैं तुमसे निराश हूँ। निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तुम्हें अपने बेटे से निराश होना चाहिए। दक्ष ने दुनिया की ज्यादा परवाह किए बिना जवाब दिया, मुझे क्यों निराश होना चाहिए? मैंने तुम पर भरोसा किया था। अगर तुमने अपने अपराध स्वीकार कर लिए होते तो मैं तुम्हें हल्की सजा भी देने वाला था। भले ही मंत्रियों ने तुम्हें दोषी घोषित कर दिया होता, लेकिन तुमने मिंग्यू को सिर्फ इसलिए छोड़ने का फैसला किया। तुमने वादा किया था कि तुम उसे दुखी नहीं करोगे, लेकिन तुमने अगले ही दिन अपना वादा तोड़ दिया, वह भी जानबूझकर। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से निराश क्यों हूँ? क्या मुझे झूठ सुनना चाहिए था और जो मैंने नहीं किया उसके लिए सजा मिलनी चाहिए थी? यह हल्की सजा नहीं थी बल्कि मेरे गौरव की बात थी। मैं किसी पर खुद को मजबूर करने के झूठ को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। छोड़ो इसे। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, मैं चाहे कुछ भी कहूं तुम अपनी गलतियों को नहीं देख पाओगे। तुम अपनी गलतियों के प्रति अंधे हो। सम्राट ने फिर से आह भरी। एक तरफ हटकर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने गुस्से में इस तरफ आ रहे हो, मेरे बेटे का कमरा तोड़ रहे हो? उसने पूछा, मुझसे वह बात क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर तुम्हें पहले से ही पता है? दक्ष ने जवाब में पूछा, मैं बस तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ। आगे बढ़ो, मुझे बताओ कि तुम मेरे बेटे को मारने के लिए यहाँ आए हो। मुझे बताओ कि तुम मिंगू के भाई को मारने के लिए यहाँ आए हो। सम्राट ने कहा। जितना अधिक वह बोलता गया उसकी आवाज का स्वर बढ़ता गया। हाँ, मैं आपके बेटे को मारने आया हूँ और मैं उसे किसी भी कीमत पर मार दूंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। आपको तो छोड़िए, देवता या राक्षस भी मुझे नहीं रोक सकते। दक्ष ने सम्राट की दिशा में अपनी तलवार उठाते हुए कहा, पहले तो मुझे इस पर संदेह हुआ। मुझे लगा कि शायद कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई विदेशी दुश्मन या कोई और, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। तुम वांगेर को मारने के लिए यहाँ आए हो। ये दर्शाता है कि तुम गुस्से में हो क्योंकि उसने तुम्हें पकड़ लिया और चुप रहने के बजाय तुम्हारी पोल खोल दी। तुम सच में एक घिनौना जानवर हो, है ना? सम्राट ने दक्ष से कहा, तुम्हारे उस मासूम बेटे ने ये पूरी कहानी गढ़ी है। मुझे इस बात का यकीन है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई बेवकूफ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उसे मारना मेरे लिए समय की बर्बादी होगी। इसके बजाय मैं उसे उसके किए की सजा देने के लिए यहाँ हूँ। ने जवाब दिया, लेकिन तुम जो चाहो सोच सकती हो। और वह क्या करने वाला है? सम्राट ने पूछा। वह मिंग को मार देगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर रोकूंगा, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हारे पूरे साम्राज्य के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। दक्ष ने जवाब दिया। उसका स्वर गंभीर हो गया। वह मिंगू को मार देगा? सम्राट ने पूछा, लेकिन उसने दक्ष के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वह जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, अपने कामों को सही ठहराने के लिए ये सबसे अच्छा बहाना है कि वह मिंगू को मार देगा। हा हा हा, तुम भोले बच्चे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटा लड़का हूँ जो अपने बेटे को नहीं जानता? तुमने जो बहाना बनाया है वह तुम्हारा सबसे खराब बहाना है। मैं तुम्हारी इस कहानी पर भी यकीन कर सकता हूँ कि वह तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपनी बहन को मारने की कोशिश कर रहा है। तुमने मेरे सामने अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है। सम्राट ने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम इस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। तुम यकीन करो या ना करो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में केवल एक ही सच्चाई है और वह ये है कि मैं हर उस हाथ को काट दूंगा जो मैं किसी करीबी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी ओर बढ़ेगा। फिलहाल वह हाथ तुम्हारा बेटा है और उसे इसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। दक्ष ने जवाब दिया, मुझे बताओ वह कहाँ है? वह कहाँ है ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। वह जो भी हो, तुम कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम कभी मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। सम्राट ने कहा और उसने अपनी तलवार भी निकाल ली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, चाहे तुम कितने भी बुरे हो। मिंगू अभी भी तुमसे प्यार करती है। मैं तुम्हें मारकर उसे दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें केवल अनंत काल के लिए कैद कर लूं, उसने कहा और दक्ष की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? लू जनवे की घोषणा पर दक्ष ने उपहास किया। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे बेटे को ढूंढना है। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। क्या? दक्ष के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। कुछ गड़बड़ थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसका टेलीपोर्टेशन काम नहीं आया। आश्चर्य है कि तुम भाग क्यों नहीं सकते? सम्राट ने दक्ष से पूछा, क्या तुमने सच में सोचा था कि पिछली बार तुम्हारा टेलीपोर्टेशन देखने के बाद मैं तुम्हें रोकने का कोई तरीका नहीं सोचूंगा? सम्राट के चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान थी और उसने अपनी उंगलियां चटकाई। पहरेदार ने एक तरफ हटकर देखा तो एक आदमी दूर खड़ा था जिसके हाथ में एक अजीबोगरीब आकृति की पेंटिंग थी। पेंटिंग में संरचना
रहस्यमय प्रकाश में चमक रही थी। मैं इनकार नहीं कर सकता, मुझे ये जानकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि आपके पास दूसरा कानून भी है। जब मैंने आपसे लड़ाई की तो मुझे लगा कि आपके पास केवल भ्रम का कानून है। मैंने ये भी सोचा कि आपने इसका इस्तेमाल किसी को देखे बिना मियो के कमरे में जाने के लिए किया था, लेकिन अब मुझे पता है ये होना चाहिए कि आपने उस रात उसके कमरे में टेलीप करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया हो, सम्राट ने कहा, जिससे दक्ष को एहसास हुआ कि वह गलत था। दक्ष ने सोचा था कि सम्राट को उसके टेलीपेशन के बारे में पता चल गया होगा जब वह चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला था, लेकिन उसे इस बारे में तब पता चला जब दक्ष ने पिछली बार भागने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हमारे पास एक आदमी था जिसके पास ये कानून था, लेकिन उसकी महारत थोड़ी कमजोर थी, फिर भी वह बहुत अद्भुत था। उसने इस कानून का इस्तेमाल करके महाद्वीप का सबसे अच्छा चोर बन गया। उसने सबसे बड़े सम्राट के खजाने भी चुरा लिए, जिससे वे क्रोधित हो गए। तभी हमने ये संरचना बनाई ताकि अगर वह कभी हमारे खजाने में घुसने की कोशिश करे तो हम उसे पकड़ सके। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से वह आदमी दूसरे साम्राज्य में पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। ये संरचना कभी काम नहीं आई, लेकिन आपको टेलीप के साथ देखकर यह स्पष्ट था कि हम क्या कर सकते हैं। हालांकि हमें इसके बारे में पहले से पता नहीं था, अन्यथा हम पिछली बार आपको भागने से रोकने के लिए सिंहासन कक्ष में इसे आसान रखते। उन्होंने कहा, तो तुमने मुझे भागने से रोक दिया, क्या यह मुझे डराने के लिए था? दक्ष ने आलस से पूछा। हालांकि वह बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से उसे एहसास हुआ कि यह परेशानी भरा होने वाला था। उसे एक संत क्षेत्र साधक से लड़ना था और वह अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग नहीं कर सकता था, वह भी तब जब वह केवल एक स्व क्षेत्र साधक था। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा मत सोचो कि यह हमारे प्रशिक्षण युद्ध की तरह होगा। हम दोनों की साधना एक जैसी थी, लेकिन अब तुम मेरी साधना के कहीं भी करीब नहीं हो, लू जनवे ने दक्ष से कहा। इसके अलावा क्या तुम एक और रहस्य सुनना चाहते हो? उस लड़ाई में मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ नरमी बरती, मैं तुम्हारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, अन्यथा मैं तुम्हें तुरंत हरा सकता था। और सम्राट के शब्द सुनकर दक्ष को थोड़ा हंसी आई। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसके बारे में पता था, आपने पर्याप्त कठोर प्रयास नहीं किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैंने किया था? सम्राट को उत्तर देते हुए उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। बस अब इस तलवार के बारे में बहुत हो गया, चूंकि हम यहाँ गंभीर हो रहे हैं तो मुझे थोड़ा और गंभीर होने दो, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब राजा की तलवार उसके हाथ से गायब हो गई, इसके स्थान पर उसके हाथ में एक काली जंग लगी तलवार दिखाई दी। ओह, फिर से वही तलवार। मुझे नहीं पता कि तलवार में ऐसा क्या है, लेकिन यह थोड़ी खास है। पिछली बार जिस तरह से इसने दीवारें तोड़ी थी, उससे लगता है कि यह कम से कम सेंट ग्रेड का हथियार है। हैरानी की बात है कि मैं इसके ग्रेड का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। तुम्हारे पास वाकई कुछ अच्छे खजाने हैं, सम्राट ने टिप्पणी की जब उसने एक बार फिर दक्ष के हाथ में तलवार देखी जिसे उसने पिछली बार इस्तेमाल किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस ग्रेड का है, जो मायने रखता है वह एक चीज है, क्या तुम खुद ही मेरे रास्ते से हट जाओगी या मुझे खुद ही तुम्हें हटा देना चाहिए? दक्ष ने अहंकार से पूछा, क्योंकि मैं आज रुकने के मूड में नहीं हूँ। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम अपने बेटे को नहीं रोक सकते। मिंगो को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं खुद कुछ कदम उठाऊं, दक्ष ने कहा। यहाँ उससे लड़ने में थोड़ा समय लगेगा। मैं चाहे जो भी कहूँ, वह वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन मैंने कई बार अपने से एक क्षेत्र ऊपर के लोगों से लड़ाई की है, ये संभव होना चाहिए। वह भगवान नहीं है, उसने सोचा और तलवार हाथ में लेकर सम्राट की ओर दौड़ पड़ा। इस बार वह ज्यादा कुछ नहीं छुपाना चाहता था। पिछली बार उसने अपनी दानव सम्राट काया का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बार वह इसे तुरंत इस्तेमाल करने वाला था। जैसे ही उसने दानव सम्राट काया का उपयोग किया, दक्ष की शारीरिक शक्ति में तुरंत बहुत वृद्धि हुई। उसकी साधना ने उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाया, लेकिन दानव सम्राट काया जितनी नहीं, जो अपने आप में एक शारीरिक साधना कौशल था। बहुत ज्यादा अहंकार। सम्राट ने दक्ष के हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार को लापरवाही से लहराते हुए कहा। दो तलवारें आपस में टकरा गई। सम्राट की संत श्रेणी की तलवार, जो एक उच्च श्रेणी के हथियार की तरह लग रही थी, दक्ष की समय की तलवार से टकरा गई, जो किसी भी तरह से उच्च श्रेणी के हथियार के करीब नहीं दिख रही थी। भगवान श्रेणी के हथियार की तो बात ही छोड़िए, दोनों हथियार आपस में टकराए। जब सम्राट ने हमला किया था तो उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन जैसे ही दोनों तलवारें आपस में टकराए, उसके चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि वह खुद को उस क्रूर शक्ति से घिरा हुआ महसूस कर रहा था जिसका वह सामना कर रहा था। इस झड़प के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और उसे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ा। दूसरी ओर दक्ष अपने समूह के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने एक बार फिर अपनी तलवार घुमाते हुए बढ़त बना ली। अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो ठीक है, सम्राट ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। उसने बिना कुछ रोके अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी। इससे पहले उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। उसकी नजर में दक्ष एक बच्चा था जो उसके सामने तब भी नहीं टिक सकता था। जब वे दोनों
दोनों एक ही साधना स्तर पर थे और अब जब वह उससे ऊंचा है तो वह उसके सामने टिक नहीं सकता था। इस वजह से वह आसानी से आगे बढ़ गया। उसे लगा कि उसे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और झड़प तब हुई जब सम्राट ने अपने कंधे की रक्षा की जिस पर दक्ष निशाना साध रहा था। उसने जल्दी से अपनी तलवार घुमाई ताकि दक्ष के हमले की दिशा बदल सके। अपने कंधे की सफलतापूर्वक रक्षा करने के बाद सम्राट ने हमले का मुकाबला किया। उसने दक्ष की तलवार की मूठ पर हमला किया ताकि वह तलवार गिरा दे। तलवार में एक रहस्यमय शक्ति थी। सम को ये पसंद नहीं आया। उसे लगा कि तलवार की वजह से ही दक्ष पिछली बार उसे हरा पाया था। दक्ष के दिमाग में तलवार ही ताकतवर थी, इसके बिना उसे आसानी से हराया जा सकता था, इसलिए उसने तलवार पर निशाना साधा। समय की तलवार की मूठ की ओर आक्रमण को आते देख दक्ष ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को इस तरह घुमाया जैसे वह हवा के साथ नाच रहा हो। उसने आक्रमण को चकमा देते हुए बदले में सम्राट पर आक्रमण कर दिया। ये दोनों कितने तेज हैं, मैं तो छाया के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता। मैं महामहिम की बात समझ सकता हूँ, लेकिन वह बच्चा भी इतना तेज कैसे है, भगवान जाने। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब दक्ष और सम्राट लड़ रहे थे तो पहरेदार पीछे खड़े होकर सब कुछ आश्चर्य से देख रहे थे। ये सब कुछ आश्चर्यजनक लग रहा था। दोनों लड़ाके इतने तेज थे कि उनकी आंखें उनकी हरकतों पर नजर नहीं रख पा रही थी। सभी पहरेदार ने देखा कि दो छाया बिजली की गति से चलते हुए एक दूसरे से टकरा रही थी। वह आदमी जिसके हाथ में उस संरचना की पेंटिंग थी वह भी पीछे खड़ा था आश्चर्यचकित। उसे नहीं पता था कि छाया में से एक कभी कभी उसे चुपके से देख रही थी। दक्ष जानता था कि लंबी अवधि की लड़ाई उसके पक्ष में नहीं थी। अगर वह लड़ाई जीतना चाहता था तो उसके पास केवल कुछ ही तरीके थे। पहला तरीका था अपने अंतरिक्ष के नियम का इस्तेमाल करना, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सका। दूसरा तरीका था सम्राट को मूर्ख बनाने के लिए अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल करना, लेकिन वह भी यहाँ मुश्किल था। हालांकि वह अपनी माया का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने दुश्मन को देखना पड़ता था। जब लोग उसकी नजर में होते थे तभी वह उन्हें प्रभावित करने के लिए माया का इस्तेमाल कर सकता था। चुनकी दालान के दोनों तरफ पहरेदार थे, इसलिए वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। भले ही वह सम्राट पर भ्रम का इस्तेमाल करे और यह काम कर जाए, फिर भी पहरेदार उसे असली रूप में देख लेंगे। वे सम्राट को बता देंगे कि यह एक भ्रम था। ये चाल उस भारी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बेकार थी जहां वह दोनों ओर से घिरा हुआ था। उसके पास एकमात्र विकल्प था अंधकार के नियम का उपयोग करना, लेकिन रात नहीं थी। वह अंधकार के नियम का उपयोग करके गायब नहीं हो सकता था। इन सब के कारण उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था। यदि वह लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था, वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल कर सकता था। वह खुद को उस अविश्वसनीय ताकत से निगल सकता था जो उसने पिछली बार महसूस की थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इसका मतलब केवल ये था कि वह बाद में नियंत्रण खो सकता था। भले ही उसने दूसरी बार इसका इस्तेमाल करने के कारण अपनी भावनाओं में से एक के नुकसान को नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन ये सबसे बड़ी चिंता नहीं थी। दक्ष की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह नियंत्रण खो सकता है और पिछली बार की तरह सब कुछ नष्ट कर सकता है। हालांकि उसे लगा कि इस बार उसका नियंत्रण बेहतर हो सकता है क्योंकि वह पहले भी इस स्थिति से गुजर चुका है, लेकिन वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। ये सही है, मैं सम्राट को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी और को प्रभावित कर सकता हूँ। सम्राट के साथ लड़ाई के बीच उससे अचानक एक योजना सूझी। युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित रखने के साथ साथ वह इसे अन्य चीजों पर भी इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार वह एक ऐसा विचार लेकर आया जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वह इस युद्ध में पीछे न रह जाए। पीछे वाला आदमी अपने हाथ में फॉर्मेशन की स्क्रॉल लिए खड़ा था जिसने दक्ष को उसके टेलीपेशन का उपयोग करने से रोक दिया। वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि लड़ाई में क्या हो रहा था, क्योंकि सब कुछ बहुत तेज था। तभी उसने सम्राट और दक्ष को अलग होते देखा। वे दोनों रुक गए। दक्ष ने जोर से सांस ली, मानो वह लगभग हार चुका था और अब और नहीं लड़ सकता था। सम्राट शांत और संयमित लग रहा था। यहाँ खड़े लोगों की बड़ी संख्या में से केवल एक ही दक्ष के लिए असली खतरा था, जो अपनी संरचना के साथ खड़ा था। जब तक संरचना यहाँ नहीं थी, दक्ष यहाँ जो चाहे कर सकता था। वह इस जगह का सम्राट होगा जिसे रोकना असंभव होगा। आखिरकार अंतरिक्ष उसका सबसे बड़ा सहयोगी था और इस संरचना की मदद से ही वह क्षमता रोकी जा सकती थी। वह जानता था कि सबसे पहले उसे इसे रोकना होगा। काले बालों वाला वह आदमी वह था जो अपने सिर में संरचना को पकड़े हुए दक्ष और सम्राट को देख रहा था। दूसरी ओर सम्राट दक्ष को देख रहा था जो भारी सांसें ले रहा था। सम्राट ने देखा कि दक्ष काले बालों वाले आदमी की ओर देखकर चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा? तुम उसे निशाना बनाना चाहते हो या ना? सम्राट ने काले बालों वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसने दक्ष को चौंका दिया जो हैरान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सम्राट को उसके इरादे का एहसास हो जाएगा। सम्राट ने काले बालों वाले व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाते हुए आदेश दिया, उस स्क्रॉल को यहाँ फेंक दो। तुम इसे बचाने के लिए बहुत कमजोर हो। वह इसे तुमसे छीनने की कोशिश कर सकता है, जब तक वह मेरे पास है वह कुछ नहीं कर सकता। हाँ महाराज, काले बालों वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया और उसने सम्राट की ओर फॉर्मेशन स्क्रॉल फेंका। उसके
पास खड़े साथी गार्ड काले बालों वाले आदमी की अचानक हुई हरकत से चौंक गए। तुम मूर्ख हो, तुमने क्या किया? काले बाल वाले आदमी पर चिल्लाए। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने महामहिम की आज्ञा मान ली। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें मना कर दूं? काले बालों वाले आदमी ने कहा। क्या आदेश? क्या मतलब है तुम्हारा? गढ़ और भी अधिक क्रोधित होकर चिल्लाया। क्या? काले बालों वाला आदमी उनकी बातें समझ नहीं पाया। यह आदमी क्या कहना चाह रहा था? तभी उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, क्योंकि उसने आगे देखा था। उसने बहुत बड़ी गलती की थी। पहले उसने सोचा था कि सम्राट और दक्ष ने लड़ना बंद कर दिया है, लेकिन अब वह देख सकता था कि दोनों अभी भी लड़ रहे थे। इसके अलावा स्क्रॉल सम्राट की ओर नहीं बल्कि दक्ष की ओर फेंका गया था। वह समझ नहीं पाया क्या हुआ। क्या वह सपना देख रहा था? क्या उसे अभी भ्रम हो रहा था? या पहले तुम मूर्ख हो। यहाँ तक कि सम्राट भी काले बालों वाले पर क्रोधित था क्योंकि उसने यहाँ स्क्रॉल फेंका था। हालांकि अगर अगर उसने थोड़ी देर सोचा होता तो उसे एहसास हो जाता कि ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि दक्ष ने उस आदमी को बेवकूफ बनाया था। यहाँ केवल सम्राट ही दक्ष के भ्रम के बारे में जानता था, लेकिन वह इतना क्रोधित था कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके रक्षक ने स्क्रॉल को यहाँ क्यों फेंका। सबसे पहले उस स्क्रॉल को पाने की जरूरत थी ताकि वह दक्ष के हाथ में न आ जाए। यह मेरा है, दक्ष ने आदेश दिया और उस स्क्रॉल की ओर उड़ गया जो उसकी ओर उड़ रहा था। उसकी पीठ पर 4 सुंदर पंख प्रकट हो गए, 2 सुनहरे और 2 काले, जिससे उसकी गति और भी बढ़ गई। यह पंख दक्ष के स्वर्गीय दानव पंखों की अचानक उपस्थिति ने सम्राट को चकित कर दिया। उसने दक्ष को देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि यह कैसे संभव है। उसे याद आया कि उसने पहले भी ऐसे पंखों के बारे में पढ़ा था। दक्ष के पास ये कैसे थे? लू जुनवाने ने जब युवा अवस्था में एक प्राचीन पुस्तक पढ़ी थी, उसके अनुसार इस प्रकार के पंख स्वर्गीय दानव जाति के थे जो दानव लोक में रहती थी। स्वर्गीय दानव जाति को पौराणिक कहा जाता था, उन्हें दानव कहा जाता था, लेकिन वास्तव में उनकी तुलना स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धाओं से की जा सकती थी जो लोगों के लिए देवताओं की तरह थे। स्वर्गीय दानव जाति और स्वर्गीय देव जाति 2 सबसे शक्तिशाली जातियां थी। दक्ष को स्वर्गीय दानव जाति के पंख कैसे मिले? क्यों? क्या वह स्वर्गीय दानव जाति का वंशज था? क्या वह खुद एक स्वर्गीय दानव था? किसी भी मामले में अगर यह सच था तो दक्ष और भी बड़ा खतरा था। स्वर्गीय दानव जाति को पूरे ब्रह्मांड में तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए दानव शब्द को बदनाम किया गया। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय दानव जाति ने बहुत सारी सभ्यताओं को मिटा दिया था जिससे वे बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि अमर दुनिया ने भी स्वर्गीय दानव जाति के संघर्ष में खुद को शामिल नहीं किया। जहाँ तक नश्वर संसार का प्रश्न है, वे संघर्ष से बाहर नहीं रह सकते थे। हजारों नश्वर संसार में से आधे से अधिक स्वर्गीय देव जाति के अधीन थे, जबकि शेष आधे स्वर्गीय दानव जाति के अधीन थे। चूंकि ये दुनिया स्वर्गीय देवताओं की जाति के अधीन थी, इसलिए जाहिर है कि वे स्वर्गीय राक्षसों से नफरत करते थे, भले ही उन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। अब जबकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो संभवतः एक स्वर्गीय दानव हो सकता था, लू जनवे दुविधा में पड़ गया। वह जानता था कि उसे दक्ष को रोकना है और उसे मारना है। इतना ही नहीं, उसे अमर दुनिया को स्वर्गीय दानव के यहाँ प्रकट होने के बारे में सूचित करना था। अगर वह ऐसा करने में विफल रहा और यह उजागर हो गया तो उसे देवताओं द्वारा देशद्रोही माना जाएगा। अब वह बहुत उलझन में था। पहले उसने सोचा था कि उसे दक्ष को पकड़ना चाहिए, लेकिन इस खोज के बाद उसे मारना ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन अगर वह ऐसा करता तो वह मिंग का दिल तोड़ देता। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही इसका मतलब अपनी बेटी का दिल तोड़ना ही क्यों ना हो, मैं उसे भागने नहीं दे सकता। वह जितनी तेजी से उड़ सकता था उतनी तेजी से भागा ताकि दक्ष से पहले स्क्रॉल को पकड़ सके। अगर दक्ष ने स्क्रॉल को पकड़ लिया और उसे नष्ट कर दिया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दुर्भाग्यवश उसकी गति दक्ष से धीमी थी, जिसकी गति स्वर्गीय दानव पंखों द्वारा बढ़ाई गई थी। उसे एहसास हुआ कि वह स्क्रॉल को जल्दी नहीं पकड़ सकता। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा था। भारी मन से उसने कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने अहंकार को मारने और अपने प्रतिद्वंदी पर तब हमला करने का फैसला किया जब उसकी पीठ उसकी ओर थी। एक गौरवशाली योद्धा की तरह वह कभी भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी पर हमला नहीं करता था जिसकी पीठ उसकी ओर हो, क्योंकि उसकी नज़र में ऐसा करना कायरता का काम था। लेकिन अब जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था तो उसने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। अंतिम क्षणों में वह केवल यही कर सकता था। इसके अलावा अब दक्ष के पास कोई बचाव नहीं था। एक ही हमला उसे मार सकता था। सम्राट ने हाथ हिलाते हुए दक्ष का पीछा करना बंद कर दिया। क्यों से बनी एक दरांती दक्ष की गर्दन की ओर बढ़ी जो दक्ष की गति से भी तेज थी। दक्ष को अपनी क्षमता से अधिक तेजी से स्क्रॉल के पास पहुंचते देख तथा यह महसूस करते हुए कि दक्ष स्वर्गीय दानव जाति से था, सम्राट ने उसे नीचे गिराने का निर्णय लिया। भले ही यह सही तरीका ना लगे, लेकिन उसकी नजर में यह जरूरी था। वह दक्ष को भागने नहीं दे सकता था, जो कि बहुत संभव था अगर दक्ष उस स्क्रॉल को तोड़ने में कामयाब हो जाता। लू जनवे चाहता था कि उसका दाहिना हाथ उसके सामने एक पारदर्शी दरांती प्रकट करे जो पूरी तरह से क्यूई से बनी हो। दरांती ने सम्राट की तुलना में तेज गति से दक्ष की ओर वार किया। ये दक्ष
दक्ष से भी तेज गति से आगे बढ़ा, जो अब स्क्रॉल से बस कुछ मीटर की दूरी पर था। दुर्भाग्यवश यह अंतिम कुछ मीटर बहुत लंबे साबित हुए, क्योंकि दरांती दक्ष के पास पहुंच गई और उसकी गर्दन को निशाना बनाने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस हमले का सिर्फ एक ही इरादा था और वह था दक्ष का सिर काटना। अगर ऐसा हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। दक्ष की उंगलियां स्क्रॉल से सिर्फ आधा मीटर की दूरी पर थी। जब उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ, ऐसा लगा जैसे मौत उसके करीब आ गई हो। अपनी दिव्य इंद्रिय को फैलाते हुए उसने देखा कि हमला उसके करीब आ रहा था। उस हमले को देखकर दक्ष को एक ही विकल्प सूझा, वह था हमले को रोकना इससे पहले कि वह उसका सिर काट दे। लेकिन इसके लिए उसे पीछे मुड़ना था। जब वह स्क्रॉल के इतने करीब था तो उसे पीछे मुड़ने का मन ही नहीं हुआ। उसने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। पीछे मुड़ने के बजाय उसने केवल अपनी पीठ की रक्षा की। उसके पास ब्लड फीनिक्स रोब था, जो अपने आप में एक संत श्रेणी की कलाकृति थी। इससे कम से कम एक बार संत दायरे के साथ के हमले को बिना नष्ट हुए झेलने में सक्षम होना चाहिए। वह केवल उस वस्त्र पर ही विश्वास कर सकता था जिसकी कसूर ने इतनी प्रशंसा की थी। रुकने के बजाय वह और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। हर गुजरते सेकंड के साथ स्क्रॉल और उसकी उंगलियों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे दरांती और उसकी गर्दन के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। चलो छोड़ो, मैं जोखिम नहीं लेना चाहता, चाहे वह कितना भी उस आगे पर भरोसा करना चाहता हो। आखिरकार वह खुद को सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं कर सकता था। क्या होगा अगर यह काम नहीं करता? इससे पहले कि वह पछताए उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाएगा। वह ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। उसने स्क्रॉल के पास जाना बंद कर दिया और पीछे मुड़ते समय अपना हाथ पीछे खींच लिया तथा समय की तलवार को अपनी गर्दन के पास ले आया। समय की तलवार सम्राट की दरांती को रोकने के लिए बनाई गई थी। बहुत भोला, यह एक क्यूई हमला है, भले ही आप इसे काट दे फिर भी यह आपकी ओर बढ़ेगा, आप बच नहीं सकते। सम्राट ने अपने चेहरे पर एक समझ से परे भाव के साथ कहा। एक तरफ तो उसे राहत थी कि यह सब खत्म हो गया, दूसरी तरफ उसे दुख था कि उसने अपनी बेटी से उस आदमी को छीन लिया जिसे वह प्यार करती थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या महसूस करे, खुश या दुखी। दुर्भाग्य से उसके बाद जो हुआ उसकी उसने तो कल्पना भी नहीं की थी। उसके अलावा उसके बाद जो हुआ उसकी तो दक्ष ने भी कल्पना नहीं की थी। जैसे ही क्यूई साइट ने समय की तलवार को छुआ, ऐसा लगा जैसे कुछ रहस्यमय घटित हुआ। जंग लगी तलवार में थोड़ा बदलाव आया। अचानक से वह चमकने लगी क्योंकि एक रहस्यमय अंधेरी रोशनी ने उसे घेर लिया था। यह अंधेरी रोशनी रात से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। यह स्पष्ट नहीं था कि यह कैसे हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरी रोशनी क्यूई दरांती से क्यूई को निगल रही हो। खुद सम्राट भी ये देखकर चौंक गया। आखिर यह क्या था? एक ऐसा हथियार जो उसके सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक को निगल सकता था। कैसे? आखिर यह हथियार क्या था? दक्ष के पास ये कैसे आया? वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि वह हथियार जो एक नश्वर श्रेणी का हथियार लग रहा था, वास्तव में इस दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक था। ये 4 सबसे शक्तिशाली देव श्रेणी के हथियारों में से एक था। यह ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे किसी नश्वर के पास होना चाहिए। उपयोग तो दूर की बात है, जिस दुनिया में दक्ष युद्ध से गुजर रहा था उससे बहुत दूर एक अनजान जगह मौजूद थी। यह एक अंधेरी दुनिया थी। उस दुनिया से सूरज तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन एक रहस्यमय रोशनी धरती को थोड़ी सी चमक दे रही थी। दुनिया में एक भयावह दिखने वाला महल मौजूद था जिसके अंदर एक आदमी सिंहासन पर बैठा था। वह आदमी आंखें बंद करके बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम कर रहा हो, लेकिन उसी समय उसकी पलकें झपक रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। हम क्या ये समय की तलवार है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ? ऐसा लगता है कि यह मेरे स्वर्गीय दानव क्षेत्र से बहुत दूर है। मैं इसका उद्गम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। बहुत बुरा हुआ जो भी हो जिसने भी इसे पाया है। वह शायद इतना बड़ा व्यक्ति बन जाएगा कि उसे जाना जाएगा। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही उस व्यक्ति को देख लूंगा, आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा। और फिर उसने आलस से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से आराम करने लगा। एक अलग लोक में जो प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, एक और आदमी एक अलग सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह व्यक्ति अपने मंत्रियों से बात कर रहा था जो स्वर्ण कवच पहने हुए थे और स्वर्गीय प्रकाश से चमक रहे थे। अगर दक्ष ने ये कवच देखे होते तो वह उन्हें पहचान लेता। यह वे कवच थे जो उन लोगों के शरीर पर थे जिनसे तियाशेन अपने सपनों में लड़ रहा था। दक्ष को यह नहीं पता था कि यह स्वर्ण कवच स्वर्गीय देव जाति के योद्धाओं द्वारा पहने जाते थे। स्वर्गीय देव जाति इस दुनिया की 2 सबसे मजबूत जातियों में से एक थी जो स्वर्गीय दानव जाति के ठीक बगल में थी। ये तब था जब स्वर्गीय जानवर कुलों को छोड़ दिया गया था। ये तीनों मिलकर इस विश्व की शिखर शक्तियां थी। हम समय की तलवार सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर डालते हुए कहा। उसके सिर पर एक सुंदर मुकुट रखा हुआ था। महाराज, क्या आप समय की तलवार की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं? मंत्रियों में से एक ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि इसे अपना मालिक मिल गया है, सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या ये स्वर्गीय दानव जाति है? यदि यह वे हैं तो उनके पास भी हमारे जैसे 2 देव स्तर के हथियार होंगे। एक अन्य मंत्री ने कहा। नहीं, ये कम से कम स्वर्गीय दानव क्षेत्र में तो
नहीं है। स्वर्गीय सम्राट ने उत्तर दिया, विषय पर वापस आते हैं, आप मुझे वह कब देंगे जो मैंने मांगा था। एस्टेरिया साम्राज्य में वापस दक्ष हैरान खड़ा था। ये पहली बार था जब उसने अपनी तलवार को इस तरह देखा था। पहले उसने सोचा था कि उसकी तलवार क्यूई का उपयोग भी नहीं कर सकती, यह उसके लिए बस एक मजबूत अटूट घातक हथियार था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि तलवार उसकी कल्पना से कहीं अधिक काम कर सकती है। तलवार के चारों ओर फैली वह काली रोशनी कुछ रहस्यमय थी, यह क्यूई नहीं थी बल्कि कुछ और भी शक्तिशाली लग रही थी। इसके अलावा इसने एक हमले को निगल लिया, हमले का कोई अवशेष क्यूई नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार इस हमले को खाने के लिए लंबे समय से भूखी थी। जब दक्ष तलवार को और अधिक समझने की कोशिश कर रहा था तो काली रोशनी अचानक गायब हो गई, जैसे कि वह पहले मौजूद ही नहीं थी। यह हरकत देखकर दक्ष अपनी भौं सिरने से खुद को नहीं रोक सका। क्या हुआ, वह रोशनी क्यों गायब हो गई? तलवार पर जंग फिर से लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हाल ही में जो कुछ भी देखा था वह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन वह जानता था कि यह सच था। जो भी हो, दक्ष को एहसास हो गया कि वह यूं ही बेकार नहीं बैठ सकता, उसे अभी भी स्क्रॉल लेना था जो सौभाग्य से उसके पैर के ठीक नीचे पड़ा था। बिना इंतजार किए उसने पुस्तक उठा ली और उसे कुचल दिया। सम्राट ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय की तलवार से जो कुछ देख रहा था उससे अभी भी अचंभित था। ये बेहतर है, अब हम बराबरी की स्थिति में है। ये थोड़ा अनुचित लग रहा था कि केवल मैं ही विकलांग था, अब हम अधिक स्वतंत्रता से खेल सकते हैं, दक्ष ने कहा। सम्राट ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। क्या तुम सच में एक तलवार से इतने हैरान हो? आह, मैं निराश हूँ। जो भी हो, मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है, दक्ष ने कहा और वह गायब हो गया। जब दक्ष गायब हो गया तभी सम्राट को अपनी हैरानी से बाहर आकर एहसास हुआ कि दक्ष भाग गया है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता था कि अब उसे पकड़ना नामुमकिन है। पिछली बार जो हुआ वह इसका सबूत था। दक्ष के भाग जाने के बाद उन्होंने पूरे शहर की तलाशी ली, लेकिन वे उसे नहीं पा सके और किसी ने उसे शहर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये स्पष्ट था कि दक्ष के टेलीप की सीमा इस शहर की सीमाओं से भी बड़ी थी। यह जानते हुए भी कि उसे ढूंढना असंभव है, फिर भी उसने कहा, पूरी शहर में उसकी तलाश शुरू करो। अपने आदमियों को आदेश देने के बाद सम्राट अपने कक्ष की ओर वापस चलने लगा। सम्राट ने अपने कक्ष में प्रवेश किया और लवान को अपने बिस्तर पर बैठे देखा। क्या तुमने उसे पकड़ लिया? लू वांग ने अपने पिता से पूछा। अभी नहीं, वह भाग गया, सम्राट ने उत्तर दिया। चे, अगर मैं आपके साथ आता तो मैं आपकी मदद कर सकता था। अगर आपने मुझसे वादा न किया होता कि जब आपको उसके आने की सूचना मिलेगी तो मैं आपके कमरे में ही रहूंगा तो मैं आपके साथ होता। लू वांग ने खड़े होते हुए कहा, भोला मत बनो वांगरा, ये सौभाग्य की बात थी कि तुम मेरे कमरे में कुछ बात करने आए थे, तभी गार्ड ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी। अगर तुम अपने कमरे में होते तो शायद अब तक मर चुके होते। लू जुनई ने कहा, वह आदमी पूरी तरह से पागल हो गया है। क्या वह सचमुच मुझे मारने के लिए मेरे कमरे में आया था जैसा कि तुमने सोचा था? लू वांग ने पूछा। हाँ, वह वहां गया था और तुम्हें मारने के लिए वापस आया है। लू जुनई ने कहा, वह मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैंने उसके बुरे कामों को उजागर कर दिया था, है ना? वह बहुत नीचे गिर गया है। लू वांग ने आह भरते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, वह बहुत गिर गया है और उसका दिमाग भी खराब हो गया है। वह कोई अच्छा बहाना भी नहीं बना पाया और उसने कहा कि वह तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि तुम मिंगू को मार दोगे। मुझे आश्चर्य है कि उस आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है या कुछ और। लू जुनई ने कहा, उसने कहा कि मैं मियो को मारना चाहता हूँ। लू वांग ने भौं सिकुड़ागड़े में बहुत बुरा झूठ है ये सोचना कि मैं अपनी ही बहन को मार डालूंगा। तुम सही हो, वह पागल हो गया है। लू वांग ने नीचे देखते हुए जवाब दिया, तुम मेरे साथ रहो, हमें मिंगू को भी इस बारे में बताना चाहिए। भले ही ये दर्दनाक है लेकिन उसे उस आदमी के बारे में सच्चाई जानने की जरूरत है जिसे वह इतने लंबे समय से संत समझ रही थी। मैं नहीं चाहता कि वह गलतफहमी में रहे, इसलिए मेरे साथ आओ। सम्राट ने वापस चलने से पहले कहा, मुझे बताओ वह कहाँ है? दक्ष शाही सिंहासन कक्ष में खड़ा था, उसके पैरों के नीचे एक गार्ड लेटा हुआ था, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। लू वान कहाँ है? तुम्हें पता होना चाहिए, क्या वह महल या शहर छोड़कर चला गया है? उसने गार्ड से पूछा। मुझे नहीं पता कि महामहिम कहाँ है, मुझे बस इतना पता है कि उन्हें शाही महल में होना चाहिए। मैंने उन्हें पिछली बार महामहिम के कक्ष की ओर जाते देखा था, शायद वे वही हो। गार्ड ने जवाब दिया, उसका चेंबर तो वह अपने बेटे को यहीं छिपा रहा है, वह षड्यंत्रकारी आदमी। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने गार्ड के सिर पर तमाचा मारा। दक्ष एक बार फिर गायब हो गया और अविचल लेकिन बेहोश को पीछे छोड़ गया। दक्ष ने अब टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, उसने आज पहले ही इसका कई बार इस्तेमाल किया था। उसके पास अनंत उपयोग नहीं थे, इसलिए उसने इसका कम इस्तेमाल करने का फैसला किया। टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने के बजाय उसने सम्राट के कक्षों की ओर उड़ते हुए लंबे गलियारों से होते हुए स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग किया। उसकी गति उतनी ही थी जितनी संभव थी, हालांकि इसकी तुलना टेलीप से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह उससे बहुत पीछे भी नहीं थी। जब दक्ष सम्राट के कक्ष की ओर उड़ रहा था, सम्राट और उसका बेटा भी उतनी ही तेजी से मिंगू
मिंगू के कमरे की ओर उड़ रहे थे। यहाँ दक्ष ने सम्राट के कक्ष में पहुंचते ही अपनी बात कह दी, जबकि सम्राट भी लगभग उसी समय मिंगू के कमरे में पहुंच गए थे। अपनी यात्रा के दौरान वे दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। दक्ष को यह नहीं पता था कि अगर उसने राजकुमार के कक्ष का पता पूछने के बाद टेलीप नहीं किया होता और अगर वह दरवाजे से बाहर चला जाता तो वह सम्राट और उसके बेटे से मिल सकता था। उनके एक टेलीपेशन के कारण ही उनकी मुलाकात में देरी हुई। किसी भी शिष्टाचार की परवाह न करते हुए दक्ष ने राजा की तलवार से वार किया और कमरे के अंदर घुसते ही सम्राट के कमरे के दरवाजे तोड़ दिए। सम्राट और उसका बेटा भी लगभग उसी समय मिंग के कमरे में दाखिल हुए। दुर्भाग्य से दक्ष और सम्राट दोनों के चेहरे पर एक जैसी ही मुस्कान थी। वे दोनों असमंजस में थे क्योंकि उन्हें वह नहीं मिला जिसे वे अपने अपने कमरों में ढूंढ रहे थे। ना तो लू वांग सम्राट के कक्ष में था ही मिंगू अपने कमरे में थी। हर कोई इस बात को लेकर असमंजस में था कि उनका लक्ष्य कहाँ है। क्या दक्ष ने मिंगू का अपहरण किया था? सम्राट ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या वह आदमी अपने बेटे के साथ भाग गया? दक्ष ने भी इसी तरह की उलझन के साथ सम्राट के कमरे से बाहर निकलते हुए सोचा, वह आदमी आखिर कहाँ छिपा है? दक्ष सम्राट के कमरे के बाहर उलझन में खड़ा था। उसने सोचा था कि सम्राट अपने बेटे को अपने कमरे में छिपा रहा है, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया था कि ऐसा नहीं था। तो वह वास्तव में कहाँ छिपा हो सकता है? यह एक उलझन भरा सवाल था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। महल बहुत बड़ा था, वह उस आदमी को कहीं भी छिपा सकता था। एकमात्र बात जो निश्चित थी वह ये थी कि वह आदमी अभी भी महल के अंदर था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई स्थानिक खजाना भी हो? क्या वह उस आदमी को अपने साथ खजाने में लेकर जा रहा है? नकली दुनिया की तरह ये सही है? मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं भविष्य बदल सकता हूँ। अगर मिंगयू नकली दुनिया के अंदर है तो कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबसे पहले मुझे उसे सुरक्षित रखना होगा, फिर उसके दुश्मनों को खत्म करना होगा, फिर मैं उसे रिहा कर सकता हूं। मैं उसे उसके कमरे में छोड़कर कितना मूर्ख हो सकता था? उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। वह मिंगू के कमरे की ओर बढ़ने लगा। क्या आप मेरी राय सुनना चाहते हैं? जैसे ही दक्ष मिंगू के कमरे की ओर उड़ रहा था उसने एक आवाज सुनी जो जून की थी। जून उसके बगल में उड़ गया। अब बकवास का समय नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप कुछ बुरे सुझाव नहीं देंगी, जैसे कि मुझे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए जोखिम भरा है। दक्ष ने उसे बोलने की अनुमति देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम वैसे भी ऐसा नहीं करोगे। जहां तक तुम्हें कुछ न करने के लिए कहने की बात है, मैं जानता हूं कि यह एक मूर्खतापूर्ण सुझाव है। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं जिस पर मैंने अक्सर गौर किया है। जून ने शांति से कहा। वह क्या है? दक्ष ने बिना रुके पूछा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ भी करने से पहले नहीं सोचते हैं। जैसे पिछली बार जब आप सम्राट पर गुस्सा हुए थे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपका अहंकार आपको पीछे खींच रहा है। आप कभी कभी बहुत चतुर होते हैं, लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं तो आप ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणामों के बारे में आप नहीं सोचते हैं। जुन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, अब जो मैंने यहाँ देखा उसे आप अनदेखा कर सकते हैं, या जब आपके पास समय हो तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होते तो आपकी आधी समस्याएं तो शायद मौजूद ही नहीं होंगी। आप इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने सम्राट की इच्छा के विरुद्ध शाही कक्ष छोड़ दिया क्योंकि मैं गुस्से में था? दक्ष ने सवाल किया। ये तो बस एक उदाहरण है, जुन ने उत्तर दिया। मुझे पता है कि मैं कभी कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अहंकारी हूँ जैसा कि तुमने कहा, या शायद इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी अभी भी भोली हूँ, या शायद मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वह सही निर्णय था। जब कोई तुम भरोसा नहीं करता तब पीछे रहना यह ऐसी चीज है जिसका मैं सामना नहीं करना चाहता। दक्ष ने महल के एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ते हुए उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने गौरव के साथ जीऊंगा और अपने गौरव के साथ मरूंगा। कोई भी इसे नहीं बदल सकता और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैंने जल्दबाजी में काम किया। मिंगू को पीछे छोड़ना गलत था, मुझे उसके लिए और अधिक करना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ करो, मैं बस इतना कहती हूँ कि जब तुम्हारे पास समय हो, जब ये सब खत्म हो जाए, शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो और बस अपने अतीत की कल्पना करो। उस दिन से लेकर अब तक की हर बात, तुमने जो भी फैसले लिए और उनके नतीजे। ने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा, ये भोला बनने का समय नहीं है, बस एक बार आत्मनिरीक्षण करो और तुम समझ जाओगे। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, जुन ने गायब होने से पहले जवाब दिया। दक्ष को पता था कि इस बार वह गलत नहीं कह रही थी, उसकी बातों में थोड़ी सच्चाई थी और उसने जैसा उसने कहा वैसा ही करने का फैसला किया और बाद में सोचने के लिए कुछ समय, लेकिन अभी नहीं। उसके पास यहाँ बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। उसे जो कुछ भी करना था वह बाद में तब तक कर सकता था जब तक वह मिंगू को सुरक्षित नहीं कर लेता। कुछ देर बाद दक्ष मिंगू के कमरे में पहुंचा। उस जगह का दरवाजा पहले से ही खुला था जिससे उसे शुभ लग रहा था। क्या कोई और पहले से ही अंदर आ गया था? उसने कमरे के अंदर जाकर देखा तो वह खाली था। यह अजीब था, पहले लू जुन गायब था और
और अब मिंगू भी गायब था। आखिर क्या हो रहा था? ये पूरी जगह एक भूतहा शहर की तरह थी। चाहे उसने किसी को भी खोजने की कोशिश की, वह उसे नहीं ढूंढ पाया। क्या वह अपनी माँ के पास गई? हालांकि दक्ष नाराज था, फिर भी उसने गंभीरता से सोचने की कोशिश की। मिंगू की माँ बीमार थी। जागने के बाद अगर वह अपने कमरे में नहीं होती तो वह जाहिर तौर पर अपनी माँ के पास जाती। शायद वह वहीं थी। यह भी संभव है कि लू वांग भी वहीं हो। वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने ये सोचा। जब उन्होंने मिंगू को उसके कमरे में नहीं देखा, लू जुनई और उसके बेटे ने पहले ही यह सोच लिया था और वे पहले से ही रानी के कमरे की ओर जा रहे थे। दक्ष भी रानी के कक्ष की ओर उड़ने लगा। मिंगू बिस्तर पर अपनी माँ के बगल में बैठी थी। वह प्यार से उसका हाथ पकड़े हुए थी, जबकि उसकी माँ एक सौम्य मुस्कान के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। मिंगू बाहर हो रहे पूरे हंगामे से पूरी तरह बेखबर लग रहा था। मिंगू, आज तुम थोड़ी खुश लग रही हो। क्या वह वापस आ गया है? मिंगू की माँ ने उससे पूछा। मिंगू के चेहरे पर शांत भाव देखकर उसे लगा कि कुछ अच्छा हुआ है। उसे पता था कि दक्ष जा रहा है। जिस दिन से यह हुआ, मिंगू थोड़ी अलग थलग और अकेली लग रही थी। हालांकि वह पहले भी अपनी माँ के सामने मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। यह स्पष्ट था। अब जब वह मुस्कुराई तो उसकी मुस्कान वास्तव में खुशी की मुस्कान लग रही थी। हालांकि वह सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि लॉन क्लेन वापस आ गया है। यही उसकी खुशी का एकमात्र कारण हो सकता था। ये सही है, वह मेरे लिए वापस आया। वह पिता से माफी मांगने के लिए उनसे मिलने गया था। मिंगू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। सच में मुझे खुशी है कि वह वापस आ गया है। जब तक वह माफी मांगता है, तुम्हारे पिता उससे माफ कर देंगे, मुझे यकीन है। मिंगू की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाना चाहिए, मुझे भी यही उम्मीद है। मिंगू ने सिर हिलाया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे थे। वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता, और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि उस पर झूठे आरोप लगाए जाने के बाद वह क्यों नाराज था। हमारे साम्राज्य के दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब जब वह वापस आ गया है तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर घुस आया। जैसे ही कोई कमरे के अंदर आया, रानी के कमरे का दरवाजा खुल गया। मिंगू, मैं सही था, तुम यहाँ हो? एक आदमी की आवाज ने मिंगू और उसकी माँ को आकर्षित किया। पिताजी, मिंगू ने कहा। जब उसने कमरे के अंदर एक हृष्ट-पुष्ट आदमी को खड़ा देखा, उसने उसके पीछे एक ग्लोबल को भी खड़ा देखा। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पिताजी, और दक्ष कहाँ है? उसने उत्सुकता से पूछा। उसने दक्ष को उनके साथ खड़े नहीं देखा। वह उनसे मिलने के लिए चला गया। वह उनके साथ यहाँ क्यों नहीं आया? वह तुम्हें उसके आगमन के बारे में पता था और फिर भी तुमने उसे खुलेआम घूमने दिया। मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या तुमने सचमुच उसे वह करने दिया जो वह करना चाहता था? सम्राट ने पूछा। वह जो चाहता था वही करो, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मिंगू ने असमंजस में पूछा। उसने आगे बताया। हाँ, वह पहले मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे तुमसे अकेले मिलने जाने दिया। क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो? क्या उसने माफी मांगी? तुमने उसे माफ कर दिया है ना? उसे माफ कर दिया? तुम चाहते हो कि मैं उसे तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश करने के लिए माफ कर दूं? तुम चाहते हो कि मैं उसे मुझसे लड़ने की कोशिश करने के लिए माफ कर दूं? तुम चाहते हो कि मैं उसे हमारे गार्डों को मारने के लिए माफ कर दूं? तुम चाहते हो कि मैं उसे किस बात के लिए माफ कर दूं? लू जनवे ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसे यकीन नहीं हुआ। वह आदमी पहले ही उसकी बेटी से मिल चुका था, लेकिन उसने उसे नहीं बताया। उसे मारने की को कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मिंग्यू ने अपनी मां के हाथ छुड़ाए और अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। वह उनके शब्दों को समझ नहीं पाए। वह क्या कह रहे थे? आह, क्या तुम सचमुच नहीं जानते? सम्राट ने आह भरते हुए पूछा। पता नहीं क्या? मिंगू ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता, सम्राट ने बड़बड़ा हुए कहा। वह आदमी मुझसे बात करने के लिए यहाँ नहीं आया था। वह तुम्हारे भाई को मारने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि वह अपने बुरे कामों के उजागर होने से परेशान था। बकवास! क्या बुरे काम? पूरी कहानी झूठी थी। यह हमारे दुश्मनों की साजिश है जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। वह कभी किसी महिला के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। जहां तक उसके भाई को मारने के लिए यहां आने की बात है तो ये गलतफहमी होनी चाहिए। मिंग्यू को अपने पिता से इस बारे में सुनने के बावजूद भी इस पर यकीन नहीं हुआ। उसकी नजर में ना तो उसका परिवार और ही दक्ष कुछ बुरा कर सकते थे। उसके लिए यह उनके परिवार का कोई दुश्मन था या कोई गलतफहमी। तुम अभी भी नहीं समझे? क्या गलतफहमी है? उस आदमी ने वान के कमरे के रास्ते में हमारे गार्डों को मार डाला था। उसने जबरन उसके कमरे में प्रवेश करने के लिए दरवाजा भी तोड़ दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे बात करने के लिए उसके कमरे में गया था? सम्राट ने अविश्वास में पूछा कि उसकी बेटी प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि वह उस पर भी शक कर रही थी। शायद उसके पास कोई कारण हो, निश्चित रूप से भाई को मारने के लिए नहीं। मुझे उससे बात करने दो, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, मिंगू ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन ये गंभीर लग रहा था। वह खुद को समझ नहीं पा रही थी। दक्ष ने उससे कहा कि वह उसके पिता से बात करने जा रहा था। वह उसके भाई के पास क्यों गया? इसके अलावा उसने अंदर के गार्ड को क्यों मारा? उसका कारण इतना कुछ होने के बाद अपनी आंखों के सामने जो हो रहा है उसे
देखने के बजाय तुम उसका स्पष्टीकरण सुनना चाहती हो। तुम चाहती हो कि वह तुम्हें कोई बहाना दे, तुम चाहती हो कि वह ये साबित करे कि वह तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है बल्कि किसी और कारण से ऐसा कर रहा है। क्या तुम यही चाहती हो? सम्राट ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बेटी प्रेम में कितनी पागल है। इतना सब होने के बाद भी उसने उसे संदेह का लाभ दिया। चिंता मत करो, उसने मुझे पहले ही अपना कारण बता दिया है। जब उसका पर्दाफाश हुआ तो क्या तुम उसका बेतुका तर्क सुनना चाहोगे? उसने पूछा। उसके अनुसार वह आपके भाई को नहीं मारना चाहता क्योंकि वानेर ने अपने अंधेरे पक्ष को छिपाने के बजाय हम सबके सामने उजागर कर दिया। उसने कहा कि वह उसे मारना चाहता है क्योंकि वान तुम्हें मारने वाला है। क्या यही उसका तर्क है? अब भी तुम्हें लगता है कि वह समझदार है? उसने आगे कहा। उसी समय लू वांग मिंगू के करीब आया और धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने मिंगू के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में कहा, दक्ष पागल हो गया है। कम से कम अब सच्चाई का एहसास तो करो। तुम उसे जिस व्यक्ति के रूप में जानते थे वह नकली था और जब उसका असली रूप सामने आया तो उसने अपना दिमाग खो दिया। सम्राट ने बीच में बोलते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वह वान को क्यों मारना चाहता है? अगर तुम्हें अभी भी इस बारे में सोचना पड़ रहा है तो मैं निराश हूँ। अपने दिल में तुम भी जानते हो कि तार्किक उत्तर क्या है। मैं मिंगू जानती थी कि तर्क क्या कहता है, लेकिन उसका दिल इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। वह खुद को सहमत नहीं कर पा रही थी। यह संभव नहीं था। तो आप तब तक इंतजार करना चाहते हैं जब तक वह आपके भाई को मार नहीं देता? लू जुनई ने पूछा। मिंगू ने अपने होंठ खोले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि कदमों की आवाज सुनकर सभी लोग गेट की ओर देखने लगे। वहां सभी ने दक्ष को देखा। तुम हाँ हो? मिंगू की आंखें चमक उठी। दक्ष अब सच बता सकती थी। उसे पता था कि अब सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। दुर्भाग्य से दक्ष ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय उसकी नजर लुवान पर थी जिसका हाथ मिंगू के कंधे पर था। वह मिंगू को अपने द्वारा मारे जाने के सपने को याद किए बिना नहीं रह सका और उस आदमी को मिंगू के इतने करीब देखकर वह अपना नियंत्रण खो रहा था। बिना कुछ सोचे समझे वह मिंगू के पास टेलीप हो गया और लवान की छाती पर लात मारने लगा। उसके करीब जाने की हिम्मत मत करना। उसकी चीख इतनी शक्तिशाली थी कि वह महल के अधिकांश भाग में गूंज उठी। लू वान टूटी पतन की तरह वापस उड़ गया। सौभाग्य से उसे लू जनवे ने पकड़ लिया जो उसके पीछे खड़ा था। तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? अपने भाई को नुकसान पहुंचाते देख मिंगू भी क्रोधित हो गई। वह खुद को रोक नहीं पाए और दक्ष को डांटने लगी क्योंकि वह उसके सामने खड़ी थी और उससे लवान के पास जाने से रोक रही थी। मिंगू तुम सच नहीं जानती, मुझे उस आदमी को मारना है। आज मुझे मत रोको, दक्ष ने कहा और उसे एक तरफ ले जाने की कोशिश की। नहीं, तुम ऐसा मत करो, मेरे भाई को छूने की हिम्मत मत करना, मैं गंभीर हूँ, मिंगू ने कहा एक तरफ हटने से इनकार करते हुए। मैं आज तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। आज मेरे रास्ते में कोई भी आए वह मारा जाएगा, दक्ष ने कहा और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मिंगू को एक तरफ कर दिया और फिर वह लू की ओर चल पड़ा। तो पिताजी सही थे, तुम सच में पागल हो गई हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में शिकायत की थी, इसलिए तुम अभी भी परेशान हो क्योंकि तुम दोषी थी, इसलिए तुम मुझे छोड़कर भाग गई। मिंगू ने जो देखा उससे उसे थोड़ा दुख हुआ, हालांकि वह जानती थी कि यह शब्द दक्ष को दुख पहुंचाएंगे। फिर भी उसने उन्हें कहा। दक्ष लू वान पर हमला करने वाला था लेकिन वह रुक गया क्योंकि उसने मिंग के शब्द सुने थे जो उसके हृदय की रेखा में चुप गए थे। पीछे मुड़कर उसने पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम सच में मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम उससे नाराज हो, मिंगू ने जवाब में पूछा। क्या इसलिए तुम नाराज नहीं हो क्योंकि यह सच है? अगर यह झूठ है तो तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? मिंगू, क्या तुमने सच में मुझ पर एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर करने का आरोप लगाया है? दक्ष ने चौंक हुए पूछा। उसे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। पिछली बार जब किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया तो वह नाराज हो गया था, लेकिन इससे उसे उतना दुख नहीं हुआ क्योंकि वे लोग उसे नहीं जानते थे। लेकिन अब मिंगू भी उस पर शक कर रहा था। छोड़ो, मिंगू ने कहा। दक्ष बिना हिले डुले खड़ा रहा, कुछ भी नहीं करते हुए वह मिंगू को देखता रहा। सम्राट भी यह सब देख रहा था। वह दक्ष पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था लेकिन उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सही समय है। क्या कहा आपने? मैंने कहा था कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। अगर मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मैं भगवान की कसम खाकर खुद को मार डालूंगा, मिंगू ने घोषणा की। छोड़ो, तुम चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए चला जाऊं, ये सही है, मैं तुम्हारे लिए एक बलात्कारी हूं, तुम मुझे क्यों देखना चाहती हो? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ 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 हाँ। वह अपने पेट को पकड़कर बेकाबू होकर हंसने लगा मानो उसने सबसे बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। उसकी हंसी में उसका दर्द और निराशा छिपी हुई थी। यह सही है, मैं खलनायक हूँ, मैं यहाँ सबसे बुरा व्यक्ति हूँ, मैंने सब कुछ गलत किया, मैंने वह सब किया जो उसने कहा। तुम्हारा भाई सही है और मैं गलत हूँ, उसने कहा। मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, इसलिए एक बलात्कारी के लिए खुद को मत मारो, उसने घोषणा की और सम्राट के करीब एक कदम बढ़ाया।
आया और गायब हो गया। हालांकि गायब होने के बाद भी वह वहां से नहीं गया, इसके बजाय वह सम्राट के पास पहुंचा जिसने उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष उस पर अचानक हमला करेगा। उसकी लात सम्राट पर पड़ी जिसने हमले की उम्मीद नहीं की थी। लात में दक्ष की सारी ताकत थी जो सम्राट को पीछे की ओर उड़ा देने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन जब मैं पहले से ही इतना बुरा हूं तो मैं तुम्हारे भाई को क्यों नहीं मारूंगा। पीछे मुड़कर देखते हुए दक्ष ने मिंगू से कहा, जबकि उसने लवान को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। अंदर दक्ष के सामने एक द्वार दिखाई दिया जिसमें उसने कदम रखा नहीं। मिंगू अचानक हुए इस बदलाव से चीख पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष पहले ही पोर्ट में प्रवेश कर चुका था जो उसके पीछे बंद हो गया। सम्राट अपना संतुलन बनाते हुए फिर से कमरे के अंदर भागा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष पहले ही भाग चुका था। वह कमीना, अगर उसने वानगेर को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे मार डालूंगा। सम्राट गुस्से में दहाड़ा, उसकी आवाज पूरे शाही महल में गूंज उठी। मिंगू अपने घुटनों पर गिर पड़ी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी। और एस्टेरिया के शाही शहर से बहुत दूर एक निर्जन भूमि में एक पोर्टल दिखाई दिया। द्वार से एक युवा लड़का बाहर निकला। उसने एक आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ रखा था। दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उसका आभामंडल थोड़ा काला लग रहा था, लेकिन अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से है, दक्ष ने कहा, और उसने लू वान को अपने सामने जमीन पर पटक दिया। तुम मुझे जाना चाहते थे, तुम मुझे सजा देना चाहते थे, तुम मुझे हारना चाहते थे। चलो करो, उसने कहा और लू वान की ओर चलने लगा। क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा था कि जब दक्ष अपना सब कुछ और दिमाग खो देगा तब वह सबसे कमजोर होगा। इसके विपरीत वह ज्यादा खतरनाक क्यों लग रहा है? लू वान ने सोचा और वह जल्दी से उठकर अपना हथियार निकाल लिया। उसने अभी अभी अपनी तलवार निकाली थी, लेकिन वह हमला भी नहीं कर पाया था कि उसका हाथ जमीन पर गिर गया, सिर कट गया। उसे ये भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। दक्ष ने उसे छुआ तक नहीं, उसने अपना हाथ नहीं हिलाया। उसका हाथ कैसे कटा? लू वान घबरा गया। क्या हो रहा था? ये कैसे हुआ? दुर्भाग्य से उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसे दक्ष को मारना था। अपने दूसरे हाथ से उसने तलवार उठाने की कोशिश की। लवान का दाहिना हाथ पहले से ही कटा हुआ था। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी स्वर्गग्रेड तलवार की मूठ को छुआ और उसे उठाने की कोशिश की। अजीब बात यह है कि वह उसे उठा नहीं सका। इसके बजाय उसने अपना बायां हाथ भी जमीन पर गिरते देखा। उसकी दोनों बाहें उसकी आंखों के सामने जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा पसीने से तर था। क्या हो रहा था? जब तुम्हारा हाथ कट जाता है तो तुम चिल्लाते नहीं हो, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होता है ना? तुम क्या हो? दक्ष ने गंभीरता से पूछा। वह लू वान की ओर बढ़ता रहा जो डर के मारे पीछे हटने लगा। मेरे पास एक ऐसा हुनर है जो मुझे दर्द को नियंत्रित करने में मदद करता है। तुम इसकी परवाह क्यों करते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, करीब मत आओ, तुम मर जाओगे। तुम नहीं जानते कि मेरा साथ कौन दे रहा है, लू वान ने कहा, और वह पीछे हटता रहा। वह जानता था कि अब वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके दोनों हाथ कट चुके थे। वह बस बचने की कोशिश कर सकता था और उम्मीद करता था कि नकाबपोश आदमी आखिरकार यहाँ आएगा और हस्तक्षेप करेगा। तुम्हारा साथ कौन दे रहा है? तुम्हारे पिता या कोई और ताकतवर या कोई भगवान? उन्हें बुलाओ, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उन्हें मदद के लिए बुलाओ, उन्हें अभी बुलाओ, उसने कहा। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। अगर आज कोई देवता भी आ जाए तो वह मर जाएगा। मैं देखूंगा कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। मदद के लिए पुकारो, दक्ष ने लड़के की ओर बढ़ते हुए कहा। एस्टेरिया के शाही शहर के अंदर एक बार मौजूद था। बार में एक टेबल पर एक आदमी आंखें बंद करके बैठा था। उसने एक ऐसा मास्क पहना हुआ था जो उसके चेहरे के आधे हिस्से को ही ढक रहा था। बहुत ज्यादा अंधे। यह अच्छा है, अपने अंधेरे को बढ़ने दो, इसे बहने दो, इसे पूरी दुनिया को निगल जाने दो ताकि मैं आखिरकार हस्तक्षेप कर सकूं, आदमी ने धीरे से कहा। वह व्यक्ति था जिसने लू वान को जीवन दिया था। उसने ज्यादातर चीजों की योजना भी बनाई थी, लेकिन लवान को यह नहीं पता था कि उसका मकसद क्या था। वह दक्ष को भावनात्मक रूप से चोट नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि इससे वह कमजोर हो जाएगा। उसका उद्देश्य कुछ और था। वह जानता था कि दक्ष भाग्य के नियंत्रण से बाहर है। उसे यह पसंद नहीं था। दक्ष बहुत खतरनाक था, लेकिन यह भी सच था कि दक्ष को किसी नश्वर द्वारा मारना मुश्किल था। लेकिन वह दक्ष को मारने के लिए अमर लोगों को नहीं बुला सकता था। वह इस तरह से नियति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उसकी नजर में वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो दक्ष को प्रभावी ढंग से मार सकता था, लेकिन चूंकि नियति ने उसे किसी नश्वर को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए वह ऐसा भी नहीं कर सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्ष कैसा था या भाग्य के साथ उसका क्या संबंध था। सच्चाई ये थी कि वह अभी भी एक नश्वर था। वह किसी नश्वर को चोट नहीं पहुंचा सकता था। नश्वर को चोट पहुंचाने का एकमात्र तरीका यह था कि नश्वर को पूरी तरह से अंधकार द्वारा निगल लिया जाए। चूंकि दक्ष के पास अंधकार का नियम था, इसलिए उसके लिए अंधकार द्वारा निगल जाना आसान था। इसलिए उसने ये सब योजना बनाए। उसके साथी ने पहले भी इसी योजना का उपयोग करने की कोशिश की थी। जब उसने प्रमुख संप्रदायों को दक्ष द्वारा उनके शिष्य की हत्या के बारे में बताकर दक्ष के परिवार को खतरे में डालने की कोशिश की थी। यही कारण था कि दक्ष ने डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से इतना
अंधेरा पर्याप्त नहीं था और दक्ष पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं हुआ। दक्ष ने इन लोगों का युद्ध में सीधे तौर पर सामना नहीं किया था। इसका एकमात्र कारण ये था कि उसका अपनी भावनाओं और अपने अंधेरे पर नियंत्रण था। उसने इसे खुद को पूरी तरह से निगलने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब उसने शुई के पूरे शहर को मिटा दिया था तब भी अंधकार ने उसे निगल नहीं लिया था। उसके हृदय शैतान ने उस अंधकार का खामियाजा उठाया जिससे दक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बच गया। दुर्भाग्य से दक्ष का हॉट डेविल अधूरा था क्योंकि उसने इसे स्पिरिट वर्ल्ड में अपने क्लोन के साथ विभाजित किया था। यही कारण था कि जब उसकी भावनाएं अस्थिर होती थी तो वह अंधेरे के प्रति अधिक संवेदनशील होता था। भले ही उसने डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग न किया हो। जहां तक डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने की बात है, यहां तक कि दक्ष को भी नहीं पता था कि यह कितना बुरा हो सकता है। दक्ष की मातृभूमि में एक और एस्टेरिया साम्राज्य मौजूद था। यह इस महाद्वीप पर एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जो हर चीज पर शासन करता था और दक्ष को यहाँ सेंट किलर वारिस होने के कारण चाहा गया था। उस समय एस्टेरिया रॉयल पैलेस के गार्ड एक युवा लड़के के सामने खड़े थे। वह युवा लड़का वुलिया था। वह आधे नकाबपोश आदमी का साथी था और पिछली बार दक्ष के हाथों पीड़ित था। वह वही था जिसके पास दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का 20वां चिन्ह था। जब जूलिया के साथ लड़ाई के दौरान दक्ष का शरीर किसी और के नियंत्रण में था तो उसे कष्ट हुआ था। उस समय जो भी दक्ष पर कब्जा कर रहा था उसने इस आदमी को दंडित करते हुए उसकी समय और स्थान की शक्तियां छीन ली थी और उसे एक निर्जन स्थान पर भेज दिया था। उसके पास अभी भी उसकी त्रुटिहीन साधना थी लेकिन वह अब नियमों का उपयोग नहीं कर सकता था। उसे रॉयल पैलेस तक पहुंचने के लिए यहाँ एक सवारी का प्रबंध करना पड़ा ताकि वह अपने साथी के पास पहुंचने के लिए उनके टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग कर सके क्योंकि वह अब सीधे विभिन्न दुनिया में टेलीप नहीं कर सकता था। रुको, तुम अंदर नहीं आ सकते। मैं इन नश्वर प्राणियों पर तकनीकी रूप से हमला नहीं कर सकता। ये कष्टप्रद होगा, ये सही है। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता लेकिन मैं उन्हें अपनी शक्ति दिखा सकता हूँ, वुलिया ने एक तरीका सोचते हुए कहा। दरअसल उसे उन्हें चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं थी, उसे बस उन्हें डरा कर अपने अधीन करने की जरूरत थी। अपने सम्राट को बाहर बुलाओ, मैं वलिया हूँ अमर दुनिया का सम। अगर वह बाहर नहीं आया तो मैं इस नश्वर दुनिया को नष्ट कर दूंगा। वुलिया ने आकाश की ओर अपना हाथ उठाते हुए घोषणा की। जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाया उसके सिर के ऊपर ज्वाला का एक विशाल गोला प्रकट हुआ जो लगातार बड़ा होता जा रहा था। जल्द ही आग की यह गेंद सूरज से कम नहीं लग रही थी। यह इतनी बड़ी हो गई थी कि इसने पूरे एस्टेरिया साम्राज्य को ढक लिया था। पूरे साम्राज्य में आग की लपट उठ रही थी। हर कोई अपने अपने घरों में भाग गया ताकि गर्मी से बच सके लेकिन फिर भी वे पसीने से भीगने से खुद को नहीं बचा पाए। सम्राट स्वयं ही महल से बाहर आ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अचानक गर्मी क्यों बढ़ गई। जब वह महल से बाहर उड़कर आया तो उसने महल के मूल में एक छोटे लड़के को देखा और उसके सिर के ऊपर एक विशाल काय पुत्र को देखा। ये ताकत, यह मेरी ताकत से कहीं ज्यादा है। ये बच्चा कौन है? अमर दुनिया से कोई? सम्राट ने सोचा। जब वह बच्चे के सामने जमीन पर गिरा उन्होंने पूछा, महान संत आप कौन हो सकते हैं? मैं अमर दुनिया से आया हूँ, इस गंदे ग्रह पर कुछ जांचने आया हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मुझे परेशान करोगे तो मुझे तुम सबको नष्ट करने का अधिकार है, लड़के ने अहंकार से कहा। चूंकि वह वास्तव में लड़ नहीं सकता था इसलिए वह केवल अपनी ताकत से उस आदमी को डराने की कोशिश कर सकता था। बेशक आप जो भी चाहेंगे वही होगा, सम्राट ने सहमति जताते हुए सम्मान पूर्वक अपने हाथ जोड़े। उन्हें मदद के लिए बुलाओ, दक्ष चिल्लाया जिससे लुवांग इतना डर गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। दक्ष के चारों ओर का अंधकार बढ़ता जा रहा था जिससे वह अंधकार पर शासन करने वाले दानव देवता जैसा प्रतीत होने लगा। किसी को पता नहीं था लेकिन उसी समय एक और परिवर्तन घटित हो रहा था। दक्ष के मार्शल स्पेस के अंदर अंधेरे का पौधा आकार में बढ़ रहा था। एक और चीज थी जो उसके द्वारा बनाए गए आंतरिक संसार के अंदर घटित हो रही थी। उसके मार्शल स्पेस से उसके लॉस सेपलिन का अंधकार उसके आंतरिक संसार के अंदर सो रहा था और अनजाने में उसे प्रभावित कर रहा था। उनको बुलाए। लू वान की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना सुनकर दक्ष ने फिर जोर दिया लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लू वान का बायां पैर जमीन पर गिर गया। लू वान फिर से दर्द से चिल्लाया नहीं क्योंकि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था लेकिन वह अपने बचे हुए एकमात्र पैर की मदद से खुद को पीछे धकेल रहा। दुर्भाग्यवश ये भी ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि उसका दूसरा पैर भी कट गया। उसका असहाय शरीर जमीन पर पड़ा था, उसके हाथ पैर नहीं थे, वह अब हिल भी नहीं सकता था। वह सिर्फ अपना सिर उठाकर दक्ष को देखने की कोशिश कर सकता था जो बिना किसी जल्दबाजी के उसके करीब आ रहा था। तुम सच में मेरे किसी करीबी को मारना चाहते थे? है ना, उसे मार दो। नहीं, मुझे इससे बेहतर करने दो क्योंकि अब वह मेरे करीब नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक बेहतर विकल्प दूंगा। दक्ष ने हाथ हिलाकर जिविन को पुकारा। हम क्या मिंगू सुरक्षित है? जिक्विन ने बाहर आते ही पूछा लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती उसने देखा कि दक्ष और अंधकार ने उसे घेर लिया है। आगे बढ़ो, मेरी औरत को मारने की कोशिश करो, कोशिश करो। मैं तुम्हें कोशिश करने की चुनौती देता हूँ, वह भी मेरी पत्नी है, कोशिश करो, दक्ष ने कहा और उसने जिक्विन की ओर इशारा करते हुए अपना दाहिना पैर उस आदमी की छाती पर
रखा जिससे लग रहा था कि उसकी मौत करीब है। मुझे जाने दो, मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। तुमने मुझे गलत समझा, मैं वास्तव में अपनी बहन को नहीं मारने वाला था। मैं उसे क्यों मारूंगा? वह मेरा परिवार है, मेरे पास उसे मारने का कोई कारण नहीं है। बस शांत हो जाओ और एक पल के लिए ध्यान से सोचो, मुझे मत मारो। लू वांग ने दक्ष से उसकी जान की भीख मांगते हुए समझाया कि कुछ गलत फहमी थी। तुम अपनी बहन को क्यों मारोगे? यही एकमात्र कारण है कि तुम अभी भी जीवित हो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करोगे। मुझे बताओ कि तुम उसे क्यों मारने जा रहे थे? तुम युवराज हो, तुम्हें उसकी वजह से अपना ताज खोने का कोई खतरा नहीं है। वह तुम्हें धमकी भी नहीं देती, तो क्यों तुम ऐसा क्यों करने जा रहे थे? दक्ष ने पूछा। ये बेवकूफ, उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वह मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रख रहा है क्योंकि उसे जवाब चाहिए। ऐसे में मैं उसे जवाब क्यों दूंगा? इसके बाद वह मुझे मार ही डालेगा। लू वांग ने दक्ष की तरफ देखते हुए सोचा। उसे नहीं पता था कि दक्ष उसके विचार सुन सकता है, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगे तो भी तुम मर जाओगे। दक्ष ने उस आदमी को जवाब दिया जो हैरान लग रहा था। सिर्फ एक बात है कि अगर तुम मुझे अभी बताओगे तो तुम्हारी मौत जल्दी होगी, अगर तुम नहीं बताओगे तो ये बहुत धीमी होगी। मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा और तुम अपनी आंखों से देखोगे। तो तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? उसने पूछा और अपनी समय की तलवार उठाए और उसे उस आदमी के कंधे पर भोंक दिया तथा उसे नीचे खिसका शुरू कर दिया, जिससे वह कटने लगा। मैंने तुमसे कहा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता, मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचा? लू वांग ने अपने शरीर को कटते हुए देखते हुए कहा। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वह केवल अपनी आंखों से देख सकता था। तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? दक्ष ने पूछा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। 3 2 1। थोड़ी सी चेतावनी के बाद उसने 3 तक गिनती शुरू कर दी। जब उसकी गिनती पूरी हो गई तब भी लू वांग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, मैं उत्तर जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय मृत्यु के बाद मिलने वाली पहली आत्मा को उत्तर बताओ, उसने कहा, और फिर उसने अपनी तलवार को बार बार घुमा माना शुरू कर दिया। रुकना! लू वांग ने दक्ष को रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव जमीन पर दयनीय हालत में पड़ा रहा। उस आदमी को मरता देख दक्ष धीरे से पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। उसने जीक्विन को देखा जो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाए? मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, दक्ष ने जीक्विन से कहा। मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, जैकिंग ने दक्ष को चिंता में देखते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन दक्ष में कुछ ऐसा था जो उसे डरा रहा था। मुझसे डर गए क्यों? दक्ष ने पूछा और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई। जीकी डरी हुई थी, लेकिन उसे पता था कि यह अभी भी दक्ष ही है। उसने हिम्मत जुटाई और दक्ष के करीब जाने लगी। तुम्हें क्या हुआ? क्या मिंगू ठीक है क्या? उसने सोचा कि शायद मिंगू की मौत की वजह से दक्ष पर असर पड़ा है। अगर ऐसा हुआ है तो उसे शांत करने के लिए उसे वहां होना चाहिए। पास आकर उसने दक्ष को गले लगा लिया, लेकिन वह दक्ष के करीब नहीं रह सकती थी क्योंकि अंधेरा मुझे जकड़ रहा था। उसे घुटन महसूस हो रही थी, फिर भी संघर्ष के बावजूद वह उसे जितनी देर तक गले लगा सकती थी लगा रही। 10 सेकंड बाद ही वह पीछे हट गई, खुद को रोक नहीं पाए। उसे पता था कि अगर वह उसके करीब रही तो उसकी जान जा सकती है। क्या हुआ? दक्ष ने शांति से पूछा। हालांकि वह हमेशा की तरह बात कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में डर था, जिससे जिकिन की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। जून दक्ष के पीछे खड़ी थी और चेहरे पर उदासी लिए सब कुछ देख रही थी। उसे क्या हो रहा है? कम से कम आमतौर पर तो वह इतना मूर्ख नहीं था। मिंगू को 2 बार पीछे छोड़ देना, इतनी जल्दी गुस्सा हो जाना, बेवकूफी भरा फैसला लेना, उसे अंधेरे में खो देना, ये सब बहुत अजीब लगता है। ये वह नहीं है क्यों? उसने दक्ष को देखते हुए बुदबुदा कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि पिछले कुछ महीनों में दक्ष इस दुनिया में आने के बाद से अलग हो गया है। क्या ये यहाँ की हवा की वजह से था या फिर कुछ और? ओह रुको, अब मुझे समझ में आया। वह अचानक चिल्लाई जब उसे एहसास हुआ कि यह क्या हो सकता है। उसकी आंखें विचार मग्न होकर दक्ष के हाथ में मौजूद वस्तु को देख रही थी, जो एक काले रंग की जंग लगी तलवार थी, जो पहले की तुलना में अब थोड़ी कम जंग लगी हुई थी। इस दुनिया में आने के बाद उसने उस तलवार से लगभग रोजाना अभ्यास करना शुरू कर दिया ताकि वह उससे बेहतर तरीके से परिचित हो सके, क्योंकि वह एक ईश्वरीय हथियार था। मुझे लगा कि यह सामान्य बात है, लेकिन नहीं, वह तलवार प्रभावित होनी चाहिए। उसने भो सिकड़ी श्रेणी का हथियार है। सभी ईश्वरीय श्रेणी के हथियार स्वर्गीय देव क्षेत्र या स्वर्गीय दानव क्षेत्र में मूल द्वारा उत्पन्न हुए हैं। उन दुनिया में क्यूई नहीं है, उनके पास केवल मूल ऊर्जा है। भले ही क्यूई वाला व्यक्ति उनका उपयोग कर सकता है, लेकिन उनकी असली शक्ति मूल से ही निकलती है। जुन ने अपने माथे पर थपकी देते हुए कहा, आश्चर्य करते हुए कि उसने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह बस इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। पिछली दुनिया में मूल ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। जहां तक आत्मा की दुनिया का सवाल है, वह भी वैसी ही थी, लेकिन ये दुनिया अमर दुनिया के थोड़ा करीब है, जो अपने आप में स्वर्गीय दुनिया
दुनिया के करीब है। यहाँ मूल ऊर्जा किसी भी अन्य जग की तुलना में बहुत अधिक है। जहाँ वह गया है, मूल की उपस्थिति में वह तलवार सक्रिय हो रही है। यही कारण है कि पिछली बार उसमें से वह काली रोशनी निकली थी। उस समय तक तलवार पहले से ही थोड़ी जागृत हो चुकी थी और सम्राट के हमले में शायद कुछ मूल ऊर्जा का भी इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए उसने उस हमले को निगल लिया। उसे निगलने के बाद तलवार और भी अधिक जागृत हो गई, इसीलिए अब उसमें कम जंग लगी है। यही कारण है कि दक्ष का अंधकार बढ़ रहा है। एक गॉड ग्रेड हथियार का जागरण उसे और उसके नियमों को प्रभावित कर रहा है, विशेष रूप से उसके अंधकार कानून को, जिसका समय की तलवार से घनिष्ठ संबंध है। जिसने पहले अपने उपयोगकर्ताओं के अंधकार को देखा था, ये बेवकूफ। यही कारण है कि वह अपने आवेगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये सब मेरी गलती है। भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि अब मैं बहुत देर हो चुकी हूँ? जुन लगातार बड़बड़ा रही थी क्योंकि उसे अपनी अज्ञानता पर पछतावा हो रहा था, जिसके कारण ये हुआ। अगर मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी होती तो वह इसका इतना अधिक उपयोग करना बंद कर सकता था। पहले वह केवल एक मूर्ख था जो अपनी मर्जी से काम करता था, लेकिन अब वह एक आवेगशल मूर्ख है जो कार्य करने से पहले नहीं सोचता, इसीलिए उसने यहाँ आने के बाद ये सब किया। मैं सच में एक मूर्ख था। जुन निराशा में खुद से बातें करती रही, सोच रही कि क्या अब वह कुछ कर सकती है, या हो सकता है कि वह पहले ही बहुत दूर जा चुका हो। दक्ष, मेरी बात सुनो, समय की तलवार को अभी प्राचीन रिंग में वापस भेजो, उसने जोर से कहा, दक्ष को चेतावनी देते हुए। हालांकि वह जानती थी कि केवल तलवार वापस भेजने से कोई खास मदद नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि वह पहले से ही प्रभावित था। फिर भी कम से कम इससे स्थिति के और खराब होने की संभावना कम हो सकती थी। हम तलवार वापस रखो। क्यों? पीछे मुड़कर दक्ष ने पूछा। मैं सही था, उसके आवेग प्रबल है। अगर वह बूढ़ा होता तो वह जीक की मौजूदगी में मुझसे बात करने के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल करता। जुन ने भौं सिकोड़ते हुए सोचा। दूसरी ओर जी किंग दक्ष को अजीब तरह से देख रही थी, क्योंकि वह पीछे मुड़कर देख रहा था और हवा में बातें कर रहा था। वह दुखी होने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या मिंगू वाकई मर चुका था? शायद यही एकमात्र कारण था कि दक्ष इतना प्रभावित हुआ। क्या वह अपने पीछे मिंगू का दृश्य देख रहा था? तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है ना? चलो पहले खाना खा लेते हैं, हम बाद में बात करेंगे। जकिंग ने दक्ष से कहा कि वह उसका ध्यान अपनी ओर लाए और उसका ध्यान मिंगू से हटा दे। वह उसे शांत करना चाहती थी। तुम जाकर खाओ, मुझे भूख नहीं है, दक्ष ने लापरवाही से झकविन को जवाब दिया और फिर फंसे की ओर देखते हुए उससे पूछा, तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपनी तलवार वापस भेज दूं? वह तलवार तुम्हारे लिए बुरी है, ये तुम्हारे स्वास्थ्य और सिर को प्रभावित कर रही है, इसे वापस भेज दो। जून ने दक्ष से कहा, ये तलवार मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। उसे विश्वास नहीं हुआ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम अभी ठीक से नहीं सोच पा रहे हो। मेरी बात सुनो और तलवार वापस भेज दो, उसके बाद वापस जाओ और मिंगू को अपने साथ ले आओ ताकि हम इस दुनिया से जा सके। जुन ने दक्ष से कहा, उसे वापस लाओ। हाँ, मुझे नहीं लगा कि वह आएगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह सोचती है कि मैं बलात्कारी हूँ? वह सोचती है कि मैं अपराधी हूँ। वह तो मुझे असली रूप में जानती ही नहीं। दक्ष ने समय की तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ते हुए कहा, उसे वापस नहीं भेजा। तुम मूर्ख हो, तुम ठीक से नहीं सोच रहे हो। अगर तुम ठीक से सोचते तो तुम्हें पता चल जाता कि वह झूठ बोल रही है। पुरानी तुम तुरंत पहचान जाती, लेकिन इस तलवार की वजह से तुम ठीक से सोच भी नहीं सकते। इसे वापस भेज दो, ये तुम्हारे अंधकार के नियम को बढ़ा रहा है, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। जुन ने दक्ष से कहा। जी किंग जुन के शब्दों को नहीं सुन सकी, लेकिन उसने दक्ष के शब्दों को ऐसे सुना जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। उसके शब्दों ने उसे एक स्पष्ट तस्वीर दी। तो वह जीवित है, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करती। उसने किसी की गलती के लिए उसे दोषी ठहराया। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? उसने सोचा, पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह झूठ बोल रही थी? वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा तुम कहते हो कि इस तलवार को पकड़ने से मेरा अंधकार का नियम बढ़ता है। क्या यह अच्छा नहीं है? मैं बिना किसी प्रयास के अपने कानून की समझ बढ़ा सकता हूँ, मुझे बस तलवार पकड़ने की जरूरत है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कहते हो कि मैं ठीक से नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि तुम ठीक से नहीं सोच रहे हो। मेरे पास अपने अंधकार के नियम को बढ़ाने का इतना बढ़िया अवसर है। बेवकूफ, अगर ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन यह नुकसान पहुंचा रहा है। जहां तक तुम्हारे अंधकार के नियम को बढ़ाने की बात है तो यह अच्छी बात नहीं है। झून ने झुंझला हुए कहा, अंधकार का नियम या कोई भी अन्य नियम केवल आपकी समझ को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये तलवार आपकी समझ को बढ़ाए बिना अपनी ताकत बढ़ाती है। यही कारण है कि यह आप पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। उसने आगे बताया। तलवार के बारे में बताते समय वह ये बताना भूल गई कि वह किस झूठ की बात कर रही थी। एस्टेरिया में वापस आकर मिंगू अपनी माँ के साथ बैठी थी। सम्राट ने पूरे साम्राज्य में दक्ष की खोज का आदेश दे दिया था। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह
वजह से भाई खतरे में है। मिंगू ने अपनी माँ से माफी मांगी। तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती कि तुमने क्या किया? उसकी माँ ने चिंता में सिर हिलाते हुए पूछा। मैंने क्या किया? मिंगू ने उलझन में पूछा। तुमने उसे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने और हर उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जब वह तुम्हारे भाई को मारने जा रहा था। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सच में नहीं मानती कि उसने ये सब किया। तुम अब भी मानती हो कि वह निर्दोष था, तुमने बस उसे निराश करने की कोशिश की थी। तो तुम्हें पता था कि वह किसी गलतफहमी के कारण यहाँ आया था, उसे लगा कि वह तुम्हें भविष्य के खतरे से बचा रहा है। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों सोचा, लेकिन उसके पास अपने कारण होंगे। तुम्हें भी ऐसा सोचना चाहिए था, क्योंकि तुम उसे रोक नहीं सकते थे, इसलिए तुम बस यही कर सकते थे कि उसकी समझ छीन लो। वह आपकी सुरक्षा के लिए आपके भाई को मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए आपने उसे आपसे नफरत करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, ताकि वह आपकी परवाह न करे और आपकी रक्षा के लिए आपके भाई को न मारे। आप चाहते थे कि वह आपसे नफरत करे और हमेशा के लिए गुस्से में आपको छोड़ दे। अपने भाई को अपने पति से बचाने के लिए और अपने पति को अपने पिता से बचाने के लिए तुमने स्वेच्छा से अपने पति को तुमसे नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। ये सब इसलिए ताकि भविष्य में संघर्ष बंद हो सके, भले ही इसका मतलब उस आदमी को खोना हो जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। रानी ने अपनी बेटी से कहा और उसे थपथपा आया। उसकी बातें सुनकर मिंगू अपने आंसू नहीं रोक सकी और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी तथा अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने लगी। यह काम नहीं आया, भाई को ले जाया गया है और वह मर जाएगा। उसके बाद पिता दक्ष को मार देंगे। मैंने उसका दिल तोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया, मैं ही दोषी हूँ, मैंने ही सब कुछ किया। मिंगू बेकाबू होकर रोई। उसने अपने आंसू बहाए जिन्हें उसने बहुत समय से रोक रखा था ताकि वह मजबूत बन सके, लेकिन सच तो ये था कि वह कमजोर थी। वह यहाँ सबसे कमजोर थी और ताकत के हिसाब से नहीं बल्कि भावनाओं के हिसाब से। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया है। वह जो कुछ भी मरा हुआ समझती थी वह सब खो गया। अपनी सारी प्रिय चीजों को बचाने की कोशिश में उसने सब कुछ खो दिया। उसने वह सब कुछ खो दिया जो उसके पास था। अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे यकीन है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की योजना है जो हमारे परिवार की खुशी नहीं देख सकता। साथ ही ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे द्वारा उसे नफरत करने के बाद भी उसने तुम्हारे भाई को ले लिया। मिंगू की माँ ने कहा, माँ वह भाई को मार देगा, पिताजी उसे मार देंगे, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? उसने अपनी माँ से पूछा। चिंतित? मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए? दक्ष वह व्यक्ति है जिससे तुम प्यार करती हो, भले ही उसे कुछ गलतफहमी हो। मुझे यकीन है कि वह लू वान को नहीं मारेगा, वह तुमसे प्यार करता है, वह तुम्हारे भाई को नहीं मारेगा। मिंगू की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि वह लड़ेगा, लेकिन लू वान को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। वह आदमी इतना मूर्ख नहीं होगा, क्या तुम भूल गई? उसने वादा किया था कि वह जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें दुख हो। तुम्हारे भाई को मारना तुम्हें सबसे ज्यादा दुखी करेगा, वह जानता है। शांत होने के बाद वह समझ जाएगा, वह ऐसा नहीं करेगा। उसने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम सही हो। मिंगू ने अपनी माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा। उसके आंसू अभी भी नहीं रोके तो तलवार मेरी समझ को बढ़ाए बिना मेरी कानून शक्ति को बढ़ा रही है। क्या गलत है? जब तक यह मुझे मजबूत बनाती है तब तक यह अच्छा है। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, आप जिस चीज के बारे में चिंतित हैं मैं उसे संभाल सकता हूँ। तलवार मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जून को उत्तर दिया। उसने तलवार को देखा जो पिछली बार की तरह ही साधारण और बेकार लग रही थी। उसे तलवार में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, इसी तरह उसे खुद में भी कोई अंतर नहीं दिख रहा था। क्या तुम तलवार वापस रख रहे हो या नहीं? जून ने गुस्से से दक्ष को देखा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम क्या करोगे? दक्ष ने मजाक में पूछा। तो मैं दोबारा नहीं कहूंगी, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर तुम नहीं सुनना चाहती तो ये तुम्हारी गलती है, जिद्दी बनी रहो, बस जब बहुत देर हो जाए तो पछतावे में रोते हुए वापस मत आना। जून ने कहा और गायब हो गई। यह छोटी सी अधीर लड़की, क्या उसने सचमुच सोचा था कि मैं पूरे दिन इस तलवार को अपने हाथ में घसीट रहूंगा? मैं इसे वैसे भी वापस रखने वाला था, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और समय की तलवार को प्राचीन अंगूठी में वापस रख दिया। फिर वह निकटतम पत्थर पर चला गया और उस पर बैठ गया। तुमने खाने के बारे में बात की, चलो खाना खाते हैं, उसने जिग से कहा जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई अजीब प्राणी हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं कोई भूत हूँ? कुछ नहीं, झकविन ने कहा और वह दक्ष की ओर चली गई। वह उससे पूछना चाहती थी कि क्या मिंगू ने उसका दिल तोड़ा है और क्या हुआ, लेकिन उसने नहीं पूछा। वह पहले से ही महसूस कर सकती थी कि दक्ष अपने सही दिमाग में नहीं है। उसे उन चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी जो उसे और अधिक परेशान कर सकती थी, खासकर अगर वही चीजें थी जो उसे इस स्थिति में ले गई। वह उसके करीब गई और दूसरे पत्थर पर बैठ गई जो उस जगह के ठीक बगल में था जहां दक्ष बैठा था। वह अपनी भंडारण अंगूठी से कुछ पल निकालकर दक्ष को दे दिया। ये लो खा लो, तुम नहीं खाओगे? दक्ष ने पूछा और उसने पीले सेब जैसे पल को उठाया और खाने लगा। मैं भी खाऊंगी, झकविन ने जवाब दिया और उसने और पल निकाले
और खाई, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? उसने चिंता में दक्ष से पूछा। बेशक, मुझे बेहतर क्यों नहीं लगेगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन उसकी मुस्कान उसकी सामान्य मुस्कान से अलग लग रही थी। उसकी हमेशा की मुस्कान में शैतानी आकर्षण था, साथ ही खून से लथपथ आंखों में एक ईमानदार गर्व भी था। लेकिन उसकी वर्तमान मुस्कान में एक शैतानी आकर्षण था, जिसके साथ उसकी आंखों में एक डराने वाली तीक्ष्ण भी थी। कुछ नहीं तो अब तुम्हारी क्या योजना है? खाने के बाद तुम क्या करोगे? जकविन ने पूछा, ये सोचते हुए कि क्या वह मिंगू के बारे में बात करेगा। मेरी योजना हो, मुझे कुछ करना था, मुझे लगता है कि यह सही मौका है। दक्ष ने हंसते हुए एक और निवाला खाया। किस बात का अवसर? जकविन ने पूछा। जो मैं चाहता हूँ उसे चुराने के लिए सांसारिक परीक्षणों का दूसरा चरण जल्द ही होने वाला है। वह राजकुमार भी संत राजा की निशानी के साथ वहां होना चाहिए। चूंकि मैं पहले से ही मूड में हूँ, इसलिए मैं जो मेरा है उसे ले सकता हूँ। मुझे अभी भी यह जान है कि संत राजा की कब्र में क्या है। दक्ष ने उत्तर दिया। तो तुम और अधिक लड़ोगे? जकविन ने पूछा। लड़ाई? लड़ाई का मतलब है दो बराबर लोगों के बीच लड़ाई। यह एक तरफा मारपीट होगी और अगर वह मुझे रोकता है तो यह एक तरफा नरसंहार होगा। दक्ष ने जवाब दिया। मैं शांतिपूर्ण रहने की कोशिश करूंगा। वह पहले ही पीला सेब खा चुका था और उसने अगला सेब खाना शुरू कर दिया। जकविन चुपचाप बैठी रही। उसे सिर्फ हवा की सीटी और दक्ष के खाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह सोच रही थी कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। वह मिंगू के बारे में पूछना चाहती थी। वह पूछना चाहती थी कि क्या हुआ था। उसने सोचा था कि दक्ष खुद ही बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझाने की भी परवाह नहीं थी। टोकन मिलने के बाद क्या होगा? क्या हम इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर उस दुनिया में वापस चले जाएंगे? जकविन ने काफी देर बाद पूछा। ये जगह छोड़ दोगे? दक्ष ने भोसुरक की कब्र पर जाने के लिए अपने गृहलोक में वापस जाना होगा, जहां तक हमेशा के लिए चले जाने की बात है। मुझे लगता है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। कुछ भी शाश्वत नहीं है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो इस दुनिया को मुझसे जोड़ती हैं। दक्ष ने डूबते सूरज की ओर देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ कभी वापस नहीं आ सकता। क्या मिंगू जीवित है? अपनी इच्छाशक्ति को इकट्ठा करते हुए जकविन ने आखिरकार पूछा। बेशक, वह जिंदा क्यों नहीं होगी? दक्ष ने पूछा और इस मजेदार सवाल पर जोर से हंस पड़ा। क्या